हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान के कणों के निकाय तथा घूर्णन गति चैप्टर से जो नीट और एआईबीएमटी में पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका अपन यहाँ पे सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। इस चैप्टर को रोटेशनल मोशन के नाम से भी जाना जाता है और बोला जाता है कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं और बच्चे इससे डरते भी होते हैं कि रोटेशनल मोशन अपने समझ में नहीं आता, बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि नीट के पिछले सालों के क्वेश्चंस को देख के अपनी तैयारी को परखना है कि अपन ने किस तरीके की या किस लेवल की तैयारी कर रखी है जिससे अपन आगे के क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना जब आप पीछे के सालों के क्वेश्चन करेंगे और यदि आपसे ढंग से हो जाते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती तो चैप्टर भी बड़ा आसान हुआ। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है किसी कण जिसका स्थिति सदिश आपको दे रखा है, स्थिति सदिश को डिनोट करते हैं आर वेक्टर से, यानी आर वेक्टर इक्वल्स टू आपको दिया है 2k कैप। ठीक है, जब मूल बिंदु के सापेक्ष आपको पूछा है कि मूल बिंदु के सापेक्ष बला गुण बता दीजिए, जब इस पे बल जो काम कर रहा है उसका वैल्यू भी दिया है। तो एफ वेक्टर इस केस में दिया है 3j कैप। एफ वेक्टर कितना दिया है 3j कैप। तो इस केस में अपने को आर वेक्टर दे दिया, एफ वेक्टर दे दिया और मूल बिंदु के सापेक्ष बला गुण पूछ लिया। तो बला गुण का फॉर्मूला सब जानते हैं कि टॉक इक्वल्स टू या टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। भूल कर भी ये गलती मत करें कि एफ क्रॉस आर कर दे। ध्यान रखें बच्चों कि बला गुण इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, चलिए आर की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो आर की जगह वैल्यू पुट करने गए तो 2k कैप। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है 3j कैप के साथ। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने में किसी को दिक्कत नहीं आई और सब ने बोला 6, लेकिन 6 तो सब में है। उसके बाद अपने को किसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है कि कैप क्रॉस जे कैप। तो इस तरीके का गोला आपको मैंने सिखाया होगा कि इस केस में अपन कहते हैं यहाँ पे आई कैप हो, यहाँ पे जे कैप हो और यहाँ पे के कैप हो और अपन इस तरीके से रोटेट करते हैं जैसे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू होता है के कैप और जे क्रॉस के इक्वल्स टू होता है आई कैप। के क्रॉस आई इक्वल्स टू होता है जे कैप, लेकिन आज तो उल्टा चल रहा है। उल्टा कैसे? के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। तो आपका आंसर होगा माइनस का आई कैप, क्योंकि अपन जानते हैं जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई कैप, तो के क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस आई कैप। तो अपन कह सकते हैं 6 का 6 और इसका आंसर आएगा माइनस का आई कैप। तो सब समझदार बच्चों ने बताया कि आंसर आया माइनस का 6 आई कैप। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि 2020 में बला गुण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार नेट पूछ चुका है, तो बड़ा आसान होता है। आगे भी अपन ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको इसमें सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। जो या जिस बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आता है तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है कि उपेक्षणीय द्रव्यमान की। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है, बट ध्यान से पढ़िए। उपेक्षणीय मतलब होता है कि नेग्लेक्ट, यानी उसका द्रव्यमान अपने को नेग्लेक्ट मानना है कि 1 मीटर लंबी किसी दृढ़ छड़ के 2 सिरों पर 5 kg तथा 10 kg द्रव्यमान के 2 कण जुड़े हैं। तब आपको बताना है कि 5 kg के कण से इस निकाय के सहनती केंद्र की दूरी। अब ये देखिए, इसका मतलब होता है द्रव्यमान केंद्र। सहनती का मतलब होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के अंदर यानी सेंटर ऑफ मास की दूरी पूछ रहा है किससे? 5 kg से। सबसे पहले डायग्राम बनाना अपना पहला कर्तव्य है। तो ये देखिए डायग्राम। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे 5 kg, तो ये बोला 5 kg, तो यहाँ पे बोलिए 10 kg। तो बोला सेंटर ऑफ मास किसके पास आएगा? बोला सेंटर ऑफ मास तो किसके पास आएगा? बड़े द्रव्यमान के पास, यानी 10 kg के पास। चलिए अब अपने को पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास 10 kg के पास आएगा। अपने इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये दूरी बता दो, और इस दूरी को अपन क्यों ने R1 मान लें। क्या मान लें इसको? इसको मान लेते हैं भाई R1। तो ये R1 अपने को फाइंड करने का है। अब देखें ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास बीचों बीच तो नहीं आएगा और सेंटर ऑफ मास 5 kg के भी पास नहीं आएगा। इन दो में से कोई एक आंसर अपना होगा। कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? अपन कहेंगे कि R1 इक्वल्स टू ध्यान दीजिए कि जब ये वाली दूरी निकालते हैं तो इससे दूर वाला द्रव्यमान लिखते हैं। तो अपन कहेंगे कि R1 फाइंड कर रहे हैं तो दूर वाला द्रव्यमान M2 अपॉन टोटल द्रव्यमान M1 प्लस M2 इंटू उनके बीच का डिस्टेंस R। तो R1 इक्वल्स टू बोलिए
जब ये फाइंड करेंगे तो दूर वाला द्रव्यमान 10 अपॉन टोटल द्रव्यमान 5 + 10 इंटू आप कह सकते हैं कि कितना है, आपको दिए 1 मीटर तो आप कह सकते हैं 1 मीटर। यहाँ पे अपना आ गया 10/15 मीटर, यानी अपन कह सकते हैं 2/3 मीटर, 2/3 मीटर, ठीक है ना। 2/3 समझ में आ रहा है तुम्हारे, 2/3। अब 2/3 को अपन करें, 2/3 मीटर आया तो अपन कह सकते हैं कि 0.67 मीटर आएगा, लेकिन अपने को सेंटीमीटर में पूछा है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना भी ये सबको आता है, तो आप कह सकते हो 67 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इस तरीके से अपन कहते हैं कि ये द्रव्यमान m1 हो, ये m2 हो, इनके बीच का डिस्टेंस r हो, तो आपको किसी से भी दूरी फाइंड करना हो, जैसे ये वाला बता दिया था r2 फाइंड करना हो, तो r2 का मतलब होता है दूर वाला द्रव्यमान m1 अपॉन टोटल द्रव्यमान m1 + m2 इंटू उनके बीच की दूरी। तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से 2020 में एक बलाव गुण से क्वेश्चन पूछा, एक सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। दोनों ही आसान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द्रव्यमान 100 kg त्रिज्या 2 मीटर की कोई चकती किसी क्षैतिज फर्श पर लुढ़कती है, ठीक है। अपने को क्या दिया है, अपने को दिया है द्रव्यमान m = 100 kg। चलिए अच्छे से लिख लिया। उसके बाद कह रहा है कि रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 2 मीटर, सबने लिखा। क्षैतिज फर्श पर लुढ़कती है, तो इसके द्रव्यमान के अंदर की चाल जो आपको दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी VCM = सब समझदार बताएंगे कि 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो अपन कह सकते हैं कि 20/100 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। अपन कह सकते हैं कि इसको 1/5 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको रोकने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन कितने कार्य की आवश्यकता होगी। तो देखिए वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, तो इस केस में देखिए अपन कह सकते हैं कि वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन = K फाइनल - K इनिशियल। तो हम कह सकते हो कि रोकना है तो K फाइनल 0 - K इनिशियल। तुम कह सकते हो यहाँ पे माइनस इस वजह से आ रहा है कि रोकने में जो कार्य करेंगे वो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। लेकिन अपन यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की बात करें तो केवल और केवल प्लस का साइन ले सकते हैं। तो W = K इनिशियल भी लिख सकते हैं, माइनस का लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइनस ये बता रहा है कि जो यहाँ पे कार्य कर रहे हो ऋणात्मक कार्य कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब बताइए काइनेटिक एनर्जी के ½ mv² लिख दूँ क्या, बताइए ½ mv² लिख दूँ क्या। लेकिन आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लुढ़कती है तो उस केस में आपका फॉर्मूला कौन सा लगता है काइनेटिक एनर्जी का, तो आप कहते हो कि उसमें दोनों प्रकार की काइनेटिक एनर्जी शामिल हो जाती हैं, घूर्णन वाली प्लस ट्रांसलेशनल वाली। और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mVCM का होल स्क्वायर 1 + K² / R²। ये फॉर्मूला सब जानते हैं। चलिए वैल्यू पुट करिए। वर्क डन = 1/2 m का वैल्यू सब कहते हैं कि m का वैल्यू 100 kg है, VCM का होल स्क्वायर यानी 1/5 का होल स्क्वायर यानी 1/25 हो गया, 1 + K² / R² बता दीजिए। चकती है, चकती के लिए K² / R² बताइए। ये याद रखना होता है क्योंकि अपन कहते हैं कि चकती का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, चकती का जड़त्व आघूर्ण होता है mr²/2। सब समझदार बच्चे हैं, सब ने बताया mr²/2। तो सब ने कहा कि K² / R² तो इसका गुणांक होता है, तो उसका वैल्यू 1/2। चलिए सॉल्व करता हूँ। W = देखिए यहाँ पे 50 और ये 100, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। 2 यहाँ पे कहेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3/2, 3/2। 2 ने 2 को मारा, आंसर आए 3। वर्क डन का इकाई बताइए, न्यूटन × मीटर दिया नहीं है तो जूल भी तो वर्क डन का इकाई होता है, तो 3 जूल मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, यानी 4 जो क्वेश्चन नंबर है उसको देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या 2 kg द्रव्यमान का कोई ठोस बेलन अपनी अक्ष के प्रत्यय 3 RPM की दर से घूर्णन कर रहा है। 2 पाई परिक्रमण करने के पश्चात इसे रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन इसने पूछा। देखिए ध्यान से, अपन कह सकते हैं कि इस केस में अपने को गिवन डेटा क्या है, सब समझदार बच्चों ने बताया कि R = 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है कि 4 × 10⁻² मीटर। चलिए सब समझदार बच्चों ने बताया।
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मास द्रव्यमान अपने को दे रखा है कितना केजी, 2 केजी। उसके बाद कह रहा है कि वस्तु या ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट है ठोस बेलन, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता अपने को आगे पढ़ने वाली है। उसके बाद कह रहा है कि 3 आरपीएम की दर से घूर्णन कर रहा है। इस बात को बड़े प्यार से समझते हैं क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है। सबसे पहले देखिए कि अपन जो एसआई यूनिट यूज करते हैं उसमें आरपीएम अपन यूज नहीं करते, अपन यूज करते हैं आरपीएस। अब आरपीएम का हिंदी में क्या होगा उसको भी मैं समझा देता हूँ कि आर का मतलब होता है रिवोल्यूशंस, पी का मतलब होता है पर, एम का मतलब होता है मिनट। यानी अपन हिंदी में इसको लिखना चाहें तो 3 चक्कर प्रति मिनट होता है, 3 चक्कर प्रति मिनट। लेकिन अपने को लिखना है 3 चक्कर प्रति सेकंड, तो अपना काम है कि 3 आरपीएम को चेंज कर दें 3 आरपीएस में। तो ऐसा करने के लिए प्रति मिनट, मिनट नीचे आ रहा है तो अपन डिवाइड कर देंगे किससे भाई, 60 से, डिवाइड बाय 60। तो अपन कहेंगे कि 3/60 आरपीएस। तो ध्यान रखें कि आरपीएम को आरपीएस में चेंज करने के लिए अपने को करना होगा 60 से डिवाइड, तो अपना आंसर आ गया 1/20 आरपीएस। अब भाई बताइए ये आरपीएस होता क्या है, तो अपन कह सकते हैं ये जो आरपीएस होता है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे आवृत्ति अपने को मिल गई 1/20 राउंड पर सेकंड, ठीक है, यानी चक्कर प्रति सेकंड। यानी अपन कह सकते हैं कि 1/20 हर्ट्ज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 2 पाई परिक्रमण। अब देखिए 2 पाई क्या है, परिक्रमण का मतलब होता है कितने चक्कर लगाए। तो 2 पाई चक्कर लगाए तो अपन जानते हैं कि एक चक्कर में कितना घूमता है, 2 पाई। तो 2 पाई चक्कर में कितना घूमेगा, 2 पाई इंटू एन फॉर्मूला होता है। तो 2 पाई का 2 पाई, क्वेश्चन में बोला है चक्कर कितने हैं 2 पाई, तो आंसर हो गया 4 पाई स्क्वायर। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखिए 2 पाई परिक्रमण है तो मैं कह सकता हूँ थीटा कितना होता है 2 पाई इंटू एन, एन परिक्रमणों की संख्या। तो यहाँ पे 2 पाई 4 पाई आर स्क्वायर। सब समझदार बच्चों ने ऐसा लिखा। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि भाई इसमें क्या फाइंड करना है। तो कह रहा है कि इसे रोकने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। इक्वेशन से भी जा सकते हैं लेकिन उससे सिंपल अपना रहेगा, अपन कर लें कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये यूज़ कर लें तो आसान रहेगा। अपन कह सकते हैं यहाँ पे बला गुण चाहिए तो वर्क डन कौन सा, वर्क डन इसमें घूर्णन वाला, तो घूर्णन वाला वर्क डन होता है टाउ इंटू थीटा। जिस तरीके से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है उसी तरीके से ये वर्क डन भी फोर्स की जगह बला गुणा जाता है, थीटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की जगह ले लेता है डेल्टा के। डेल्टा के की बात करें यहाँ पे अपन कह सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, यहाँ पे कह सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल। बट मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे परिमाण चाहिए, तो साइन की बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि माइनस मेरे को पता है रोकने के लिए कार्य ऋणात्मक आएगा। तो इधर भी माइनस तो उधर भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो मैं लिख सकता हूँ के इनिशियल। चलिए वैल्यू पुट करिए, इसका तो मान ही फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू बता दो सब समझदार हो। तो आपका हो गया 4 पाई स्क्वायर, काइनेटिक इनिशियल का वैल्यू 1/2 एम वी स्क्वायर। ऐसा लिखना चाहिए? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं लिखेंगे। अपन कहेंगे यहाँ पे वस्तु कैसा है, घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन करने वाले में काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो आपका हो गया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। बड़े समझदार बच्चे हो तुम, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए बला गुण फाइंड करने का है, 4 पाई स्क्वायर यहीं पे रहने का है, 1/2 का 1/2 है, आई बता दो। अब ये आई तो ठोस बेलन है, तो आई फोर ठोस बेलन, आई फोर ठोस बेलन कितना होता है, तुम कहते हो mr² बटा दो, मैं भी कहता हूँ mr² बटा दो, सबने बोला सही। तो ये हो गया mr² बटा 2। ओमेगा बता दो सब समझदार हो, 2 पाई इंटू एफ का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने गए तो टाउ यानी 4 पाई स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपन टाइम ले रहे हैं, तो 1/2 एम बता दो, एम बताओ 2, आर बता दो, आर का होल स्क्वायर, तो आप कह सकते हो कि 16 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 एम आर स्क्वायर बटा दो। 2 का होल स्क्वायर सब समझदार कहते हैं कि 4 होता है, पाई का होल स्क्वायर, एफ का होल स्क्वायर, ये रहा एफ, इसका होल स्क्वायर कर दो तो तुम कहोगे 1/400, 1/400। चलिए 2 ने 2 को मारा, 2 ने 2 को मारा, और किसने किसको मारा, 4 पाई स्क्वायर ने 4 पाई स्क्वायर ने मारा। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, तुम कहोगे ये 2 है ये 4 है, तो ये 8 है, तो ये 4 कट के 8, तो यहाँ पे 2,
तो आप कह सकते हो कि बला गुण यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे देखिए 10 की घात 2 प्लस में तो ऊपर जाएगी तो 10 की घात -2, यहाँ पे 10 की घात -4 पहले से इंतजार कर रही है, तो टोटल हो गई 10 की घात -6। और इकाई बताने में किसी को शर्म थोड़ी आ रही है, न्यूटन इंटू मीटर इसका इकाई होता है। समझ में आया? 2 × 10 की घात -6, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़े आसानी से अपन ने फाइंड करा। तो अभी तक अपन ने देखे क्वेश्चन नंबर जैसे अपना 4th था और इससे पहले 3rd था, दोनों में ही अपन ने बला गुण जैसा कॉन्सेप्ट यूज किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें बच्चों, 3 पिंड दिए हैं। पहला कह रहा है कि ठोस गोला, दूसरा कह रहा है कि वर्ताकार चकती, तीसरा कह रहा है वर्ताकार छल्ला, जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान कैपिटल M, प्रत्येक की त्रिज्या कैपिटल R, समान कोणीय वेग ओमेगा से अपनी एक्स के सापेक्ष घूम रहे हैं। उन्हें विरामावस्था में लाने के लिए आवश्यक कार्यों का कौन सा संबंध सही है? वह वापस से कार्य आया। तो आपको समझ जाना चाहिए कि नीट को कार्य वाला कॉन्सेप्ट पसंद है, तो आपको भी पसंद होना चाहिए और इसके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। चलिए अपन कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भैया रोकने के लिए, वापस से रोकने के लिए अपन कहेंगे तो के फाइनल माइनस के इनिशियल। आप कह सकते हो जब रुकी गई तो के फाइनल 0 तो माइनस के इनिशियल। बट यहाँ पे अपन बात कर लें किसकी, मैग्नीट्यूड की, यानी कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वर्क डन नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो अपन कह सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक इनिशियल। सब समझदार हैं कि काइनेटिक इनिशियल का फॉर्मूला 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। चलिए वर्क डन की डिपेंडेंसी इस तरीके से आई, अपने को तुलना करनी है। तुलना वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि समानुपाती का चिन्ह लेके आते हैं और फिर देखते हैं कि किस पे डिपेंडेंसी वर्क डन की है। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे। 3 वस्तुएं हैं, किसी को दिक्कत नहीं, जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान कैपिटल M और R है, लेकिन कह रहा है कि समान कोणीय चाल। यही क्वेश्चन में अच्छी बात है। तो समान कोणीय चाल से कहेंगे कि ओमेगा तो क्या हो गया भाई, सेम। ओमेगा सेम, 1/2 पहले से सेम यानी नियत। तो अपना कार्य डिपेंड किया I पे, तो अपन कह सकते हैं कि कार्य उसी का ज़्यादा जिसका जड़त्व गुण ज़्यादा। चलिए फाइंड करते हैं कि जड़त्व गुण किसका ज़्यादा। तो सबसे पहले बोला ए फॉर ठोस गोला, और ठोस गोला का होता है 2/5 mr²। आई बी बता दो तो आप बी का हो गए वर्ताकार चकती, तो चकती का होता है mr²/2। और उसके बाद सी कह दो तो अब कहोगे वर्ताकार छल्ला यानी रिंग। तो अपन कह सकते हैं ये देखिए ये 0.4 है, 0.4 mr²। ये देखिए ये 0.5 mr², ये देखिए mr²। तो सब समझदार बच्चों ने बताया कि इन तीनों को देख के अपने डिसाइड किया ऑर्डर कि सबसे ज़्यादा IC, उसके बाद IB, उस सबसे कम कौन भाई IA। तो अपना वर्क डन का ऑर्डर I के समानुपाती, तो आप कहोगे वर्क डन फॉर C सबसे ज़्यादा, वर्क डन B उसके बाद, और सबसे कम वर्क डन करना पड़ेगा किसमें, A में। तो मैं कह सकता हूँ कि ठोस गोला को विरामावस्था में लाने के लिए सबसे कम कार्य करना पड़ेगा, जबकि वलय यानी छल्ले को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो, तो आप कहोगे ऐसा ऑप्शन C सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी और उसके बाद ए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर होगा। बड़ी समझदारी से आपने आंसर बताया। तो इसी तरीके से अपन बैक टू बैक 3 क्वेश्चन देख चुके हैं कि वर्क डन से रिलेटेड हैं। तो अब आपको समझ जाना है कि इस वाले चैप्टर यानी घूर्णन गति चैप्टर में ये वाला कॉन्सेप्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ें। कह रहा है कि बिंदु ये रहा बिंदु। चलिए बिंदु दिया, पर कार्यार्थ बल दिया का बिंदु के परितय बला गुण बताओ। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बिंदु दो बिंदु दिए, उसके बाद बल एक ही दिया, तो मैं क्या करूं और किससे बला गुण आएगा। समझदार हो, देखो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, R×F। आपने ध्यान से देखा होगा कि 2020 का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं इससे, लेकिन R×F में यहाँ पे एक ही कंपोनेंट था, ए यहाँ पे भी एक था, तो वो थोड़ा आसान था, इस वजह से मैंने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन आपको क्लास में सिखाया गया होगा कि इस तरीके से डब्बा बना के भी करते हैं, जिससे क्वेश्चन जल्दी होता है, यह कैलकुलेशन सिंपल होती है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखाया गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट को अपन इसी तरीके से करते हैं। तो चलिए इसी तरीके से करेंगे। तो अब बताइए किसके गुणांक पहले, तो आप कहोगे R के गुणांक पहले, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि R1 कह सकते हैं या कंपोनेंट ऑफ x कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपन r के कंपोनेंट लिखेंगे, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि f(x) कंपोनेंट, f(y) कंपोनेंट और f(z) कंपोनेंट। तो इसी तरीके से अपन कह सकते हैं x, y और z।
चलिए ये आप रख देंगे, फिर आंसर आएगा। लेकिन इसके लिए f के कंपोनेंट तो देखिए, i का कोफिशिएंट या i का गुणांक दे रखा है 4, j का 5 और ये k का -6, यह तो रख देंगे। लेकिन r कैसे रखेंगे? तो इसके लिए देखिए कि बला गुण जब भी फाइंड करना हो तो दो बिंदुओं का ज्ञान जीवन में सबसे पहले होना चाहिए। एक बिंदु वो बिंदु जिसके सापेक्ष निकालना है, तो जिसके सापेक्ष निकालना है उस बिंदु को अपन O मानते हैं, और जिस पे बल लगता है उसको P मानते हैं। O मतलब कौन सा बिंदु? तो बोला जिसके सापेक्ष बला गुण की गणना करनी है, जिसके सापेक्ष बला गुण की गणना करनी है, ध्यान रखें। और P बिंदु वो बिंदु जिस पर बल लगे। तो यहाँ से समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि बिंदु पर कार्यरत बल, तो इस बिंदु पे बल लग रहा है, तो इस बिंदु को लिख दिया 2 0 -3। किस बिंदु पे के सापेक्ष? तो बिंदु के प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है सापेक्ष, तो इसका 2 -2 -2। अब देखिए जो r वेक्टर होता है वो O से स्टार्ट होकर P की तरफ जाता है, और किसी भी स्थितिज सदिश का मान निकालते हैं, जैसे ये r वेक्टर अपने को फाइंड करना है, तो फाइनल देखिए फाइनल एरो वाला होता है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो समझदार कहेगा कि r वेक्टर का वैल्यू यहाँ से बता सकता है कि r वेक्टर 2 में से 2 गए, तो बचा कौन सा? 0 i कैप। 0 -2, 0 माइनस पहले से था तो कितना हो गया? प्लस का 2 j कैप, -3। यहाँ पे देखिए -3 माइनस फॉर्मूले का, फिर माइनस का 2, तो अपन कह सकते हैं माइनस k कैप। सब समझदार हैं। क्या करना होता है? O वो बिंदु होता है जिसके सापेक्ष बला गुण की गणना करनी है। P वो बिंदु जिस पे बल लगता है। R वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे कि O से स्टार्ट होगा P पे ख़त्म, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 2 -2 0, 0 -2 2, -3 -2, तो अपन कहेंगे प्लस माइनस का 1। तो ये वाला डेटा अपने पास है। अब सब समझदार बच्चे बताएंगे कि बला गुण का मान इस बॉक्स में रख दें। बॉक्स में रखेंगे तो यहाँ पे i कैप, यहाँ पे j कैप और यहाँ पे k कैप। ठीक है, चलिए i कैप का वैल्यू बता दो। तो i कैप का वैल्यू आप कहोगे कि इस केस में, सॉरी i कैप का नहीं, r का, तो r का देखिए i का गुणांक 0, j का गुणांक 2, k का गुणांक -1। इसी तरीके से आप इसका भी बता दो। तो f का तो पहले से 4 5 -6। अब आपको इसका हल करना आना चाहिए, तो अपन कहते हैं यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्योंकि आगे का ऑपरेशन मैथमेटिक्स है, कि मैथमेटिक्स वालों ने बताया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अपन कहेंगे आई कैप पहले लेके आएंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ कि इसका जब आई कैप ऐसे लिखते हैं तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को छोड़ देते हैं, तो अपन कहेंगे कि 2 -6 -12 माइनस फॉर्मूले का, और 5 -1 तो माइनस का 5। एक बार मैंने कंप्लीटली इसको कर दिया, तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट दे दो। ठीक है, इसी तरीके से माइनस का जे कैप, ये माइनस समझ में आ रहा है ना कहाँ से आया, उसके मेथड से। तो ये वाली लाइन छोड़ दो, ये वाली लाइन छोड़ दो भैया, तो ये वाली लाइन छोड़ दिया, ये वाली लाइन छोड़ दो, ये वाली छोड़ दो, तो आप कहोगे इसको इससे 0, इसको इससे -4, और फिर अपने को पता है 0 -4, तो आप कह सकते हो +4। और इसी तरीके से प्लस के कैप, और प्लस के कैप में कहोगे ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, तो 0 × 5 0 और -8। ये मेरा आंसर है। तो फाइनल आंसर आएगा टॉक का, यहाँ पे देखिए -12 प्लस के 5, तो आप कहोगे -7 -7 आई कैप। यहाँ पे बोलिएगा माइनस प्लस, लेकिन वापस से माइनस, तो माइनस का कितना हो गया, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि माइनस का 4 जे कैप। चलिए ये भी समझ में आता है, माइनस का 4 जे कैप, और यहाँ से माइनस का 8 के कैप। तो ये मेरा आंसर होगा। ये मेरा आंसर कौन सा होगा, तो -7 आई कैप, -4 जे कैप, -8 के कैप। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। तो 2020 में बला गुण पे पूछा, फिर ये 2018 में, मान लीजिए 18 में पहले पूछा, उसके बाद 20 में पूछा, तो आपको समझ जाना चाहिए ना कि कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, तो बला गुण अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़े ध्यान से। कोई ठोस गोला मुक्त आकाश में अपनी सममिति अक्ष के प्रत्यय मुक्त रूप से घूर्णन कर रहा है। इस गोले का द्रव्यमान समान रखते हुए इसकी त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाती है।
तो गोले के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहेगी। जागिए थोड़ा सा, सोइए मत, क्योंकि बच्चों को नींद आने लग जाती है वीडियो लेक्चर के दौरान। तो उठ के बैठें और फिर पेन और नोटबुक अपने हाथ में लें और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच्चों को आसान भी लगते हैं। आसान इसलिए लगते हैं कि आंसर पहले देख के फिर टिक कर देते हैं, और हार्ड इसलिए लगते हैं कि जब एग्जाम में आते हैं तो हवा नहीं लगती कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब आप बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस अपन करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि जैसे अपन कहते हैं कि कोई पृथ्वी घूम रही है और अचानक से उसकी त्रिज्या आधी हो जाए या डबल हो जाए, तो अपन कहते हैं कि उसके आवर्तकाल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया। तो ऐसे ही क्या है कि मुक्त आकाश में कोई ठोस गोला अपनी सममित अक्ष के सापेक्ष घूम रहा था और अचानक से उसकी त्रिज्या क्या कर दी, डबल कर दी। तो इस केस में कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का टॉक एक्सटर्नल नहीं है, टॉक एक्सटर्नल जीरो। अब टॉक एक्सटर्नल जीरो तो टॉक का वैल्यू यानी बलागुण का वैल्यू dl/dt लिखते हैं सब समझदार, वो भी जीरो हो गया। तो यहाँ से कह सकते हो ये जीरो कब होगा, dl/dt, यानी किसी राशि का अवकलन तो तब जीरो होगा जब वो राशि खुद क्या हो, नियत हो, यानी L क्या हो, नियत हो, यानी कोणीय संवेग नियत हो। तो इस केस में देखिए कोणीय संवेग नियत रहेगा, कोणीय संवेग नियत रहेगा, तो कोणीय संवेग नियत रहेगा। अब बताइए कोणीय वेग के साथ क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए अपन कहते हैं कि कोणीय संवेग नियत रहेगा, तो तुम कहोगे I ओमेगा नियत रहेगा, और I ओमेगा नियत रहेगा तो त्रिज्या बढ़ने से, क्योंकि देखिए I बराबर होता है गोले के लिए 2/5 mr², और तुम कह रहे हो त्रिज्या बढ़ गई, त्रिज्या बढ़ गई, त्रिज्या बढ़ गई, तो I भी तो बढ़ गया। तो इस केस में I क्या होगा, बढ़ेगा, I क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस केस में जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। अब देखो जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है, ये बढ़ता है तो इसको घटना पड़ता है, तभी तो नियत रहेगा। तो इस केस में कह सकते हैं कोणीय वेग यानी ओमेगा घटेगा, ओमेगा घटेगा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा बता दो। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा के काफ़ी सारे फॉर्मूले, तो लेकिन अपन कौन सा यूज करेंगे, अपन वो यूज करेंगे जिसमें एक राशि नियत हो, एक राशि वेरिएबल हो। तो L² 2I में ये फ़ायदा अपने को मिला है, क्योंकि काइनेटिक रोटेशन का फॉर्मूला 1/2 I ओमेगा स्क्वायर भी होता है, लेकिन उसमें I भी वेरिएबल, ओमेगा भी वेरिएबल, तो पता ही नहीं लगता भाई काइनेटिक बढ़ेगी या घटेगी। तो अपन तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें एक राशि नियत हो, तो L² 2I। तो L² 2I में L तो क्या है, नियत है, L तो नियत है, I क्या हो रहा है, तो I तो बढ़ रहा है, तो I बढ़ रहा है, तो KR घट रहा है, तो ये घट रहा है। तो इसमें कुछ घट रहे हैं कुछ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोणीय संवेग नियत है, तभी तो इनका रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं। तो इस केस में कहेंगे कोणीय संवेग नियत है, कोणीय संवेग नियत है। चलिए अभी तक अपन ने क्वेश्चन 7 कर लिए, अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए भाई क्या दिया है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक ठोस गोला, लोटनी गति लिख सकते हैं यहाँ पे। लोटनी गति में वस्तु की ट्रांसलेशनल यानी स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा kT के साथ घूर्णन गतिज ऊर्जा kr भी होती है। अपन जानते हैं कि जब कोई भी बॉडी लोटनी गति करती है तो लोटनी गति में 2 प्रकार की गतियाँ शामिल होती हैं, एक तो ये स्थानांतरित गति और दूसरी घूर्णन गति। इन दोनों का संयोग यानी इनका योग ही बन के क्या बनता है, लोटनी गति बनता है। और इस केस में आपसे पूछा है कि kT/kT + kr का मान क्या होगा। तुम समझदार हो, kT/kT + kr आपसे पूछा जा रहा है। r छोटा लिख दो भाई। तो kT सब जानते हैं भाई, kT तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ mv², kT हाफ mv², और यहाँ पे रोटेशनल होती है 1/2 I ओमेगा²। अब इस वाले को अपन क्या करते हैं कि सोल्व करते हैं। ये क्लास में आपको सिखाया जाता है कि इसको सोल्व करेंगे, तो इसका सोल्व करेंगे तो हाफ mv² × k² आएगा। और इस पूरे को जब अपन समेशन कर देंगे यानी इनको जोड़ देंगे तो अपन कह सकते हैं ये आएगा हाफ mv²। और आपको याद होगा कि लोटनी गति में गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला ये भी तो लिखते हैं सब लोग, याद आया ना, कि गतिज ऊर्जा में इन दोनों ऊर्जाओं का योग लिखते हैं हाफ mv² × 1 + k²/r²। ये फॉर्मूला ये देखिए इस तरीके से कैंसिल आउट हुआ। तुम कह सकते हो कि इसका आंसर आ रहा है 1/1 + k²/r²। अभी देखिए अपन कहते हैं कि इस लोटनी गति में जो एनर्जी लिखने का अपना ढंग होता है उसमें ऐसे लिखते हैं, kT क्या होता है, हाफ mv²। याद रखिएगा इन चीज़ों को। kr क्या होता है, तुम कहोगे kr होता है 1/2 I ओमेगा² भी होता है, लेकिन हाफ mv² × k²/r² भी होता है। और कहते हैं कि k भैया लोटनी गति यानी रोलिंग में लिखना हो तो तुम कहोगे बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे हाफ mv² 1 + k²/r²।
तो इस तरीके से ये तीन ही तो फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद रहेंगे तो जीवन सिंपल रहेगा। तो 1+1 बताइए कौन सा है, इसमें है ठोस गोला, तो आई ठोस गोला बता दो, तो 2/5। अब 5 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लो, चलो एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 5 + 2 7/5, 5 ऊपर चला गया तो आंसर आया 5/7, 5/7 यानी ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से ये भी अपना लौटनी गति में गतिज ऊर्जाओं से संबंधित क्वेश्चन आया। गतिज ऊर्जा में कितनी, स्थानांतरित, घूर्णन, लौटनी गतिज ऊर्जा, तीनों याद होंगे तो बड़ा आसान होगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या रहा है कि 2 डिस्क यानी 2 चकतियाँ के जड़त्व गुण आपस में बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि दोनों चकतियाँ हैं उनका जड़त्व गुण बराबर है, यानी I1 बराबर I2 है। तो क्यों ना अपन दोनों का I मान लें। ठीक है, I मान लिया। अपनी अपनी नियमित अक्ष जो इनके समतल के लंबवत है चक्रिका के केंद्र से होकर गुजरती है, यानी एक एक्स की बात कर रहा है कि परितय क्रम से पहले वाली ω1 से घूम रही है और दूसरी ω2 से घूम रही है। अब क्या करते हैं कि इनको एक दूसरे के सम्मुख यानी एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार कांटेक्ट में लाते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो इसकी घूर्णन अक्ष संपाती हो जाती है, यानी घूमते हुए इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। यानी अपन ऐसा सोच सकते हैं कि पहले डिस्क कुछ ऐसे थी, दूसरी डिस्क कुछ ऐसे थी और अपनी एक्स के सापेक्ष ऐसे और ऐसे घूम रही थी। अब क्या करते हैं कि पहले डिस्क ऐसे अपनी एक्स के सापेक्ष घूम रही है, तो इसके साथ जो दूसरी डिस्क है उसको कांटेक्ट में लाते हैं और कांटेक्ट में लाने के बाद इसको ऐसे इसके साथ ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो संपाती हो जाती है। संपाती होने का मतलब एक्स एक ही हो जाती है। तो इस प्रक्रम में ऊर्जा से के लिए व्यंजक क्या होगा, पहले अपन डेरिवेशन सीखते हैं कि फिर उसके बाद अपन डायरेक्ट देखेंगे कि कैसे इस आंसर को अपन डायरेक्ट याद रखेंगे। तो पहले थोड़ी मेहनत की जाए। चलिए मेहनत करते हैं। तो अपन कहेंगे कि इस केस में अपन कहेंगे कि भाई जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा में हानि होगी। और गतिज ऊर्जा कौन से वाली होगी, तो गतिज ऊर्जा इसमें जो होगी वो तो रोटेशनल यानी घूर्णन वाली होगी। और घूर्णन वाली का फॉर्मूला 1/2 I⍵² होता है। तो लेकिन 1/2 I⍵² होता है, लेकिन इस केस में ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल चाहिएंगे। तो इसी के लिए पहले अपन काम कर देते हैं। तो अपन लिखते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण से, कोणीय संवेग संरक्षण से तुम जानते हो, पहले देखिए इसका जड़त्व गुण I, इसका जड़त्व गुण I, ये कितने से घूम रही है ω1 से, ये कितने से घूम रही है ω2 से। तो बताइए कि अपन कोणीय संवेग संरक्षण से कह सकते हैं कि L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। तुम कह सकते हो L इनिशियल इस वाली का होगा I⍵1 प्लस उसका होगा I⍵2। अब देखिए ध्यान से, अपन कह सकते हैं यहाँ पे दोनों एक साथ घूम रही है, तो टोटल I प्लस I यानी अपन कह सकते हैं कि टोटल जड़त्व गुण हो गया 2I। और दोनों की दोनों एक ही कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही होगी। इसी को अपने को फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2I⍵। सब समझदार बच्चे हैं, जब ओमेगा फाइंड करने जाएंगे तो कह सकते हैं I से I कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू आया ω1 प्लस ω2 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे अपने को फाइंड करने को मिल गया। ठीक है, चलिए ओमेगा का क्या यूज़ करेंगे, तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि काइनेटिक इनिशियल लिख लें, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। काइनेटिक इनिशियल तो 1/2 I1 की जगह ω1 का होल स्क्वायर पहले की हो गई, इसी तरीके से दूसरे की भी हो गई, ये आपकी इनिशियल हो गई। इसी तरीके से काइनेटिक फाइनल की बात करें तो सब कह सकते हैं कि काइनेटिक फाइनल इस केस में होगा 1/2। बताइए इस केस में आप क्या बोलोगे, पहले और दूसरे मिला देते हैं तो टोटल जड़त्व गुण हो गया 2I और ओमेगा से घूम रही है। लेकिन अब इस ओमेगा को ओमेगा नहीं रखेंगे, नहीं तो ये सोल्व नहीं होगा, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। तो 2 ने 2 को मार दिया, I बचा और इस ओमेगा की जगह रख सकते हैं कि ω1 प्लस ω2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को फाइंड करना था लॉस, तो अपन कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में हानि, काइनेटिक एनर्जी में हानि। तो हानि फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा काइनेटिक इनिशियल में से काइनेटिक फाइनल घटा दो, पता लग जाएगा कितनी हानि हुई। तो काइनेटिक इनिशियल सब समझदार बताएंगे, ये रखेंगे। तो 1/2 I⍵1 का होल स्क्वायर, 1/2 I⍵2
2 का होल स्क्वायर माइनस काइनेटिक फाइनल। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। इस 2 को बाहर ले आते हैं, ठीक है, नहीं बाहर नहीं ले आते हैं तो ऐसे ही रख लेते हैं। अपन कहेंगे आई का आई रह जाएगा। यहाँ पे देखिए ओमेगा 1 का होल स्क्वायर ओमेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 अपॉन 4। देखिए अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन लेंगे यहाँ पे 1/2 आई, 1/2 आई। तो यहाँ पे बचा ओमेगा 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 1/2 तो यहाँ से आ जाएगा कॉमन, तो अपन कहेंगे कि ओमेगा 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये देखिए ये और i/2 तो कॉमन आ गया, एक 2 नीचे बच गया, माइनस अंदर जा रहा है तो इस वजह से ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले से 2 अवेलेबल है तो ये 2 से 2 मर जाएगा, तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे आएगा 1/2 आई का आई। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है बट धैर्य रखें। ओमेगा 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको इसमें से माइनस कर दिया और माइनस यहाँ पे आ रहा है मेरा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। अब देखिए अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद जब इसको अपन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अपन कहेंगे कि 1/4 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, वो बाहर आ चुका है। और तुम कहोगे यहाँ पे ओमेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो ये किसका होल स्क्वायर है, तो आप कहोगे 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, तो ऐसा ऑप्शन पहला 1/2 आई ओमेगा 1 का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इसका डेरिवेशन किया। डेरिवेशन में अपन ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी में जो लॉसेज होते हैं वो काइनेटिक इनिशियल माइनस काइनेटिक फाइनल होते हैं। किस तरीके से फाइंड करना है, काइनेटिक इनिशियल लिखने आनी चाहिए, लेकिन काइनेटिक फाइनल लिखेंगे तो उसमें ओमेगा का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसके लिए अपन ने कोणीय संवेग संरक्षण यूज किया और कोणीय संवेग संरक्षण से अपन ने इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से फाइंड किया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये तो हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कि इस तरीके से अपने को करना है। तो अपन इसमें कहें कि भाई डायरेक्ट कैसे इसको अपन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट अपन इसको करने के लिए इस तरीके से अपन ने किया। तो डायरेक्ट करने के लिए भी कुछ अपन फार्मूलाज याद रख सकते हैं, तो वो फार्मूला अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से सीखें, इस डेरिवेशन को नोट करें, फिर अपन देखते हैं कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि आगे कैसे डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं। तो इसके लिए अपन देखते हैं, यहाँ पे मैं फार्मूले लिख देता हूँ कि वो फार्मूले क्या होंगे। तो देखिए अपन कह सकते हैं कि इतना मेथड अपन नहीं करेंगे। तो इसमें मेथड क्या होता है कि जैसे अपन कहते हैं कि अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा में जो हानि होती है उसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि डेल्टा के इक्वल्स टू 1/2 m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस, या अपन लिखते हैं u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। याद है नहीं, आप कहते हैं कि अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला ये लिखते हैं। तो अपन अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में जो लॉस है, किसमें लॉस, किसमें काइनेटिक एनर्जी में, बट ये वाला कौन सा है, ये वाला घूर्णन है, ये वाला कौन सा है, स्थानांतरण है। तो उसमें वो फॉर्मूला आएगा 1/2 I1 इंटू I2 अपॉन I1 प्लस I2 और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। अब अपने आते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया, I1 बराबर I2 दिया, I1 बराबर I2 बराबर I दिया। तो वैल्यू रखिए, तो डेल्टा के इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे कह सकते हो I इंटू आई अपॉन I प्लस I और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हो यहाँ से जो आंसर आ रहा है 1/4, ये देखिए आई स्क्वेयर अपॉन 2i। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 4 तो इधर चला गया, तो यहाँ पे i ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये आसान पड़ता है, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके से ये तो क्या होगा अपना, इसमें लॉसेज होगा, किसमें, घूर्णन वाले केस में, बट ये किस में होगा अपना, ये वाला अपना होगा स्थानांतरण यानी टक्कर में, ये होगा टक्कर में, ये होगा घूर्णन में। तो ये ध्यान रखें आप ना, और ये ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ बड़ी आसान रहेगी और क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने डेरिवेशन भी सीखा और इसका डायरेक्ट मेथड भी सीखा। अब इसको नोट कीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर
11 जो अपन कह रहे हैं, सॉरी 10 है अपना ये क्वेश्चन नंबर। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए, पहला कह रहा है कि किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र उसका द्रव्यमान केंद्र सदैव संपाती होते हैं। इसका मतलब कहने का है कि देखिए, वैसे तो जनरली अपन कह देते हैं कि जहाँ पे गुरुत्व केंद्र लिखा हो उसी को द्रव्यमान केंद्र समझ जाना है, और जहाँ पे द्रव्यमान केंद्र लिखा है वहाँ पे गुरुत्व केंद्र समझ जाना है। लेकिन ऐसा जो संपाती होता है वो केवल छोटी वस्तुओं के लिए होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो सही है वो केवल छोटी वस्तुओं के लिए है, छोटी वस्तुओं के लिए। अब बड़ी वस्तुएं कौन सी होंगी, तो इसको समझ लेते हैं इधर। तो साइड में देखो ध्यान से, जागते हुए देखिए बच्चों। तो अपन कह सकते हैं कि एक छड़ है और इस छड़ का जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो अपन कह सकते हैं इसका लंबाई है 10 किलोमीटर। कितना है, 10 किलोमीटर इसका लंबाई है। अब अपन कहेंगे कि इस केस में देखिए, सबसे पहले होता है सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र का मतलब होता है कि जो द्रव्यमान होगा उस बिंदु के सापेक्ष सममित रूप से फैला होगा उसको द्रव्यमान केंद्र कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि द्रव्यमान केंद्र के केस में जितना 5 किलोमीटर छड़ का, 5 किलोमीटर वाली छड़ का द्रव्यमान होगा उतना ही तो नीचे वाली 5 किलोमीटर। तो अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र तो बीचों बीच आएगा। तो अपन कह सकते हैं ये रहा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऐसे होगा, कितने पे हुआ, अपन कह सकते हैं यहाँ पे 5 किलोमीटर था और नीचे भी 5 किलोमीटर था। तो एग्जैक्ट मिडल में आता है सेंटर ऑफ मास, तो इसमें किसी को शक नहीं। अब बारी आती है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र का mg पे डिपेंडेंसी होती है। अपन कहते हैं कि ऊपर जाने पर, यानी धरातल से या समतल से ऊपर जाने पर g का मान घटता है, g का मान घटता है। तो अपन कहेंगे कि 5 kg का जितना द्रव्यमान होगा, कितना द्रव्यमान होगा, m/2, तो इसका भी m/2। तो इस केस में कह सकते हैं m/2 और m/2 की वजह से सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आ गया। लेकिन यहाँ पे तो m/2g, इसको अपन g1 लिख दें और यहाँ पे m/2 इंटू g2 लिख दें, तो तुम कह सकते हो कि ये वाला g ज़्यादा होगा, ये वाला g कम होगा, क्योंकि ऊपर जाने पे g घटता है। तो ये क्या होगा, कम होगा। तो ये फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इफेक्टिव कौन हुआ, तो इफेक्टिव तो नीचे वाला हुआ। तो इफेक्टिव नीचे वाला हुआ, तो इस केस में इस वाले की ज़्यादा बात मानी जाएगी, और इसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। तो आप कह सकते हो कि इस केस में अपना जो ये वाला होगा इसकी ज़्यादा चलेगी, तो उस केस में जो गुरुत्व केंद्र होगा वो नीचे की ओर होगा। तो इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा। तो इस केस में कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह नहीं है। तो छोटी वस्तुओं के लिए, जैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह होती है। लेकिन बड़ी वस्तुओं के लिए सेंटर ऑफ मास तो मिडल में होता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे g ज़्यादा होगा उस तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग है। चलिए आगे कह रहे हैं, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर पिंड पर लगा कुल गुरुत्वीय बलागुण 0। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान देखें, द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु है जहाँ पे mg एक्ट करता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि mg द्रव्यमान केंद्र है और उस बिंदु के सापेक्ष बलागुण निकाल रहे हैं जिस पे बल लग रहे हैं। तो अपन कहते हैं कि उस बिंदु के सापेक्ष अपन बलागुण निकालें जिस पे बल लग रहे हैं, तो उसका बलागुण क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि इस केस में बलागुण 0 होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड पे देखें, किसी पिंड पर लगा बल युग्म उसमें ट्रांसलेशनल यानी स्थानांतरीय तथा घूर्णनीय दोनों प्रकार की गति उत्पन्न करता है। ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में अपन ने क्या ले ली, एक छड़ ले ली, इस तरीके से छड़ ली। तो इस केस में कह सकते हैं कि एक बल ऐसे लगाया तो एक बल ऐसे लगाया। तो ये बल अपन कह सकते हैं कि इस केस में बल देखिए, तो इसमें एफ नेट का मान कितना होगा, ये एफ हो और ये हो एफ, तो एफ नेट बराबर 0। तो एफ नेट बराबर 0, तो मैं कह सकता हूँ स्थानांतरित साम्यावस्था में, यानी ये वस्तु चलेगी नहीं, लेकिन ये वस्तु क्या होगी कि इस तरीके से ये इधर और ये इधर क्या करेगी, घूर्णन करेगी। तो चलेगी नहीं, घूर्णन करेगी। तो मैं कह सकता हूँ किसी पिंड पर लगा बल युग्म उसमें स्थानांतरीय तथा घूर्णन दोनों प्रकार की गति उत्पन्न करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बल तो लग रहा है, बल युग्म भी है, लेकिन केवल और केवल क्या है, घूर्णन है, स्थानांतरित नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें फोर्थ, यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज। यांत्रिक लाभ को अपन पढ़ते हैं, उसको थ्योरी में पढ़ाया भी गया है। यांत्रिक लाभ होता है मैकेनिकल एडवांटेज, और उसका जो मान होता है वो यानी फॉर्मूला होता है भार अपॉन प्रयास, भार अपॉन प्रयास।
तो देखिए भार अपॉन प्रयास, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये अपन शीशो होता है तो अपन कहेंगे कि इस केस में अपन क्या करते हैं, ऐसे ये होता है इस तरीके से। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक तरफ क्या हो गया कि एक आदमी यहाँ पे बैठा है, ठीक है, एक आदमी है, तो एक भारी आदमी है, क्या है, भारी आदमी, और एक क्या है, हल्का आदमी है। तो अपन कहेंगे भाई भारी आदमी को कहाँ पे बैठना चाहिए, भारी आदमी यहाँ पे बैठेगा तो ज़्यादा से इधर ले जाएगा, तो अपन कहेंगे कि भारी आदमी को पास बैठना चाहिए और हल्के आदमी को दूर बैठना चाहिए। तो इसमें अपन एडवांटेज किसका ले लेते हैं, लंबाई का ले लेते हैं, यानी जिसका द्रव्यमान कम उसमें एल ज़्यादा, और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसमें एल कम। तो इस तरीके से अपन ने मैकेनिकल एडवांटेज लिया। तो कह रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक होने के लिए, यानी ग्रेटर देन एक से होने के लिए, उसमें क्या होगा कि भार ज़्यादा हो गया और प्रयास कम हो गया। तो अपन कह सकते हैं कम आयाम, यहाँ पे अपन प्रयास भी लिख सकते हैं कि कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है, लेकिन कब, जब मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा हो, उसमें प्रयास कम होता है और भार ज़्यादा होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस में इस तरीके का, यहाँ पे कोई 50 केजी का व्यक्ति है तो यहाँ पे 25 केजी का व्यक्ति उसको उठा सकता है, लेकिन इस तरीके से उसको काम करने पड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, सही होता है। तो इस तरीके से इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हुए वो है बी एंड डी, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ने कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं अपन इसके आगे वाले क्वेश्चन पे, बड़े गौर से पढ़िएगा आगे वाले क्वेश्चन को। तो चलिए ये रहा आपके सामने। तो क्या कह रहा है बच्चों, देखो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक खोखले सिलेंडर का द्रव्यमान 3 kg है, तो इसका द्रव्यमान आपको दे रखा है कि m बराबर कितना kg, 3 kg। रेडियस कितनी है, रेडियस आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तुम कह सकते हो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 40/100 मीटर, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हो कि r बराबर 0 ने 0 को मारा और आप कह सकते हो 2/5 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया। इस डोरी पर 30 न्यूटन के बल के द्वारा खींचा जाता है, यानी फोर्स की बात करें तो वहाँ पे है 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो इस केस में कह रहा है कि सिलेंडर का कोणीय एक्सीलरेशन कितना होगा। तो इस केस में देखें, अपने को क्या दिया, m दे दिया, अपने को रेडियस दे दी, अपने को बल दे दिया। अब अपने से पूछा जा रहा है अल्फ़ा। तो तुमको समझ में आना चाहिए कि अल्फ़ा तो किस में आता है, घूर्णन के केस में आता है। तो घूर्णन की इक्वेशन क्या होती है, तो घूर्णन वाली इक्वेशन होती है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा होता है, लेकिन टॉर्क में अपन ये भी जानते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू आर भी होता है, इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। तो एफ इंटू आर, आई क्या होता है, जड़त्व गुण। तो ये कौन सा है, खोखले सिलेंडर, तो इसका मान तो उतना ही होता है जितना किसका, खोखले सिलेंडर का। अपन कहते हैं रिंग का, तो इसका आंसर हो गया mr² इंटू अल्फ़ा। तो इस केस में कह सकते हैं एक आर ने एक आर को मार दिया, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है f/mr। तो f का मान बता दो, तो f है 30 न्यूटन, m का मान बता दो, m कितना है बोलिए जल्दी से, 3, और r का है 2/5। तो अपन कह सकते हैं ये गया। तो अपन कह सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल्स टू, देखिए ऊपर 10 था, ये 5 ऊपर जाएगा, नीचे से 2, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इस वजह से अपन ने इसको जल्दी से निपटा दिया। चलिए इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 12 में आगे पहुँचते हैं। और कह रहा है कि कोई डिस्क, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि कोई डिस्क, कोई गोला जिसकी त्रिज्याएं समान हैं परंतु द्रव्यमान भिन्न है, मास क्या है, भिन्न है लेकिन त्रिज्याएं समान हैं, समान ऊंचाई और लंबाई के 2 अनंत समतलों पर लुढ़कते हैं। यानी अपन कह रहे हैं कि नत्तल दोनों ऐसे हैं कि दोनों की ऊंचाई तो ये होती है और लंबाई ये होती है, ये दोनों ही सेम हैं। तो दोनों पिंडों में से तले तक पहले कौन पहुंचेगा। तो अपने को बताना है कि एक तो डिस्क है और एक क्या है, गोला है। उनकी रेडियस क्या है, सेम है, लेकिन मास क्या है, भिन्न है। तो अपने को बताना है कि पहले कौन पहुंचेगा, और नत्तल दोनों एक ही जैसे। अब इस केस में देखिए काफ़ी सारे अपने को चीज़ें इसमें बताई जाती हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि v इक्वल्स टू √2gh 1 + k² उसके बाद अपने को एक्सीलरेशन के फॉर्मूले भी बताए जाते हैं, उसके बाद अपने को टाइम के भी बताए जाते हैं। लेकिन टाइम वाले में अपन थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक्सीलरेशन से इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। तो a इक्वल्स टू फॉर्मूला बताया जाता है बाल को, a इक्वल्स टू g sin θ अपॉन 1 + k²/r²। याद आया क्या तुमको, ऐसा फॉर्मूला बताया जाता है। तुम कह रहे हो कि जी सबके लिए सेम हो गया, क्योंकि जी तो सबके लिए सेम है। साइन थीटा देखिए एल और एच सब के लिए सेम, तो साइन थीटा सेम, तो डिपेंडेंसी तो आ गई 1 + k²/r²।
तो अपन कह सकते हैं कि जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, देखिए द्रव्यमान का यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है, द्रव्यमान का यहाँ पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, ये बात भी ध्यान रखें। तो अपन कह सकते हैं कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू अपन बात करें किसके लिए, तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके लिए, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की डिस्क के लिए। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिस्क का कितना होता है भाई बताओ, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर चकती के लिए होता है 1/2, 1/2। गोले के लिए बता दो, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर गोले के लिए होता है आपका 2/5। तो ये आपका आया 0.5, ये आपका आया 0.4। तो ज़्यादा किसका हुआ, ज़्यादा हुआ चकती का। तो अपन कह सकते हैं कि ए समानुपाती है 1/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये जितना कम होगा उसका ए उतना ज़्यादा होगा, ये रूल है। तो अपन कह सकते हैं कम किसका, कम इसका, ज़्यादा किसका, इसका। तो ए किसका होगा, बोला जितना कम उसका ए उतना ज़्यादा। तो अपन कहेंगे गोले का ए ज़्यादा होगा और चकती का ए कम होगा, और जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होता है उसका स्पीड उतना ही तेज़ी से बढ़ता है, और एक्सीलरेशन जिसका जितना ज़्यादा स्पीड उतना तेज़ी से बढ़ा। तो पहले भी वही आया, तो अपन कहेंगे कि इस केस में गोला पहले आएगा, चकती बाद में आएगी। पहले आने का मतलब कम समय लगना, पहले आने का मतलब कम समय लगना। तो एक फॉर्मूला टी का भी होता है, टी इक्वल्स टू 1/sin थीटा √2h/g 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसके केस में होता है कि जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान जितना ज़्यादा, टी का मान उतना ही ज़्यादा। तो टी का चकती के लिए ज़्यादा मान, तो गोले के लिए कम, कम का मतलब पहले आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को समझा दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको फॉर्मूले याद होते हैं, कंपैरिजन करना आता है, उसको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चन में उम्मीद से आंसर बताने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी है इसमें देखें, कह रहा है कि द्रव्यमान कैपिटल एम है, त्रिज्या कैपिटल आर है, कि किसी डिस्क से कैपिटल आर का व्यास का कोई वर्ताकार छिद्र इस प्रकार काटा जाता है। यानी अपन कह रहे हैं कि कैपिटल एम और आर त्रिज्या की कोई डिस्क है, तो इसको बना लेते हैं। चलिए इसको बना लिया, ये रहा कैपिटल आर और एम का डिस्क। अब इसमें से कोई वर्ताकार छिद्र इस प्रकार काटा जाता है कि इसकी नेमी, नेमी का मतलब होता है ये रिम, रिम ये वाला पोर्शन नेमी बोलते हैं इसको। नेमी डिस्क के सेंटर से गुजरता है, और डिस्क के शेष भाग डिस्क के लंबवत के अंदर से गुजरने वाले एक्स के सापेक्ष जड़त्व गुण क्या हुआ। ये पूरा का पूरा जो गेम था वो लैंग्वेज का था, कि लैंग्वेज जिसको समझ में आई उसने इस क्वेश्चन को निपटा दिया, और जिसको लैंग्वेज समझ में नहीं आई वो खुद निपट लिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले कैपिटल एम और आर त्रिज्या का डिस्क था, छिद्र इस प्रकार काटा जाता है कि नेमी से गुजरता है, चलो इसको यहाँ से गुजरेगा। उसके बाद कह रहा है कि सेंटर से गुजरेगी, तो सेंटर से गुजरेगी तो मिला दो भाई, तो मिलाया तो कुछ इस तरीके से बन गया, तो इस तरीके से काटा है। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं कि जो अपना पहले पुराने वाला था डिस्क यानी ओरिजिनल था, उसका रेडियस कितना हो भाई, आर हो। तो इस नए वाले का रेडियस क्या होगा ये भी बता दो। तुम कहोगे इस नए वाले का रेडियस, ये देख लो, तुम कह सकते हो ये देखो ये कंप्लीट क्या है, आर है, तो ये इसका आधा ही तो हुआ, तो ये वाला कितना होगा r/2, r/2। अब आपको बताना है कि इस शेष भाग का, तो अपन जानते हैं फॉर्मूला कि आई शेष जो होता है, आई शेष का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि आई संपूर्ण माइनस आई हटाया गया, आई संपूर्ण माइनस आई हटाया गया। लेकिन ध्यान रखनी है कि जो ये लिख रहे हैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एक ही घूर्णन अक्ष के सापेक्ष होना चाहिए। यानी ये जो समान घूर्णन अक्ष, ये बात याद रखें, क्योंकि जब भी कोई भी फॉर्मूला रखें ध्यान, तो सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला तो ये है, लेकिन बात क्या ध्यान रखनी है, बात ये ध्यान रखनी है कि घूर्णन अक्ष क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो देखो भाई आई शेष तो फाइंड करना है, आई शेष तो फाइंड करना है। आई संपूर्ण बता दो, तो संपूर्ण शक्ति का कोई भी फाइंड कर लेगा। एम उसका द्रव्यमान है, त्रिज्या उसकी आर है, तो mr²/2 ये इसका आया संपूर्ण का, माइनस ये आपने कौन सी एक्स के अबाउट फाइंड किया, इस एक्स के अबाउट फाइंड किया। तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस हटाई गई शक्ति का भी जड़त्व गुण आप इसी एक्स के अबाउट फाइंड करें। तो इस वाली शक्ति को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाली शक्ति ऐसे रही, ठीक है, ये इसका सेंटर होगा, लेकिन आपको फाइंड तो इसके अबाउट फाइंड करना है।
तो यहाँ से यहाँ तक तो चल के आना पड़ेगा। तो ये मैं मान लेता हूँ कितना है, ICM है। तो इस केस में ये निकालना हो, जैसे ये क्रॉस वाला साइन अपन लिख लेते हैं कि I = ICM + MD² होगा। लेकिन ICM में M क्या होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट है कि अपन कह सकते हैं कि πr² का द्रव्यमान कितना हो भाई, M। तो एक का कितना होगा, तो सब कहेंगे M/πr²। तो कितने का चाहिए, तो अपन देखिए r/2 त्रिज्या का चाहिए, तो पाई × r/2 का होल स्क्वायर। तो तुम कहोगे ये कितना आएगा, M/πr², और गुणा कर देते हैं। देखिए एक का πr² का इतना, एक का इतना, तो इतने का कितना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई × r² / 4। πr² ने πr² को मार दिया, तो आंसर आ गया M/4। तो आंसर आ गया M/4। तो Ix फाइंड करने जा रहे हैं, तो ICM बता दो। तो ICM कहोगे M/4 × r/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, आप कहोगे यहाँ पे क्या आएगा, द्रव्यमान × त्रिज्या का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि आधे लोग तो भूल ही जाते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। तो द्रव्यमान × त्रिज्या का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस द्रव्यमान कितना, M/4। और यहाँ पे देखिए ये दूरी यहाँ से यहाँ आना है, कितनी दूरी होगी, तो आप कहोगे ये दूरी होगी r/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, तो अपन कहेंगे Ix = यहाँ पे देखो M/4 है, यहाँ पे भी 4 आ गया, तो 16 हो गया। 16 × 2 आप कह सकते हो mr² बटा ये 32 हो गया ना। 4 और 4 16, 16 × 2 32, यहाँ पे भी बता दो, तो mr² और यहाँ पे देखिए 16, ये 4 4 16। तो आप कह सकते हो इसको सॉल्व करो, तो एलसीएम आ गया कितना, 32। तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 3mr²। तो सभी समझदार यहाँ पे कहेंगे 3mr² बटा 32। तो यहाँ पे ICS का जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे 32 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 32 एलसीएम आया, तो यहाँ पे 16mr² हो गया, माइनस यहाँ पे आप कह सकते हो 3mr² हो गया। तो उत्तर आ रहा है मेरा 13mr² बटा 32, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे को ऐसा दिख रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ICS निकालना है, तो I संपूर्ण माइनस I हटाया गया, लेकिन ध्यान रखें कि समान ही घूर्णन x के अबाउट ये फाइंड करने का है। तो सबसे पहले संपूर्ण कोई भी फाइंड कर लेता है कि जो वस्तु दी है उसका उसी घूर्णन x के अबाउट, जैसे इसके अबाउट इसमें पूछा है, तो इसके अबाउट आपने पूछ लिया कि mr² बटा 2 है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आएगी, तो यहाँ वाला मेथड मैंने सिखा दिया कि इसका द्रव्यमान निकालें, द्रव्यमान निकालने के बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो तरीका है वो कैसा है। ठीक है, तो एक बार इसमें आप कोशिश करें खुद से और फिर आप आगे बढ़िए ना। तो अभी तक अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आसान से हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट सिंपली आते हैं तो। ठीक है, तो इसमें आपको यही है कि ध्यान रखना है, प्रैक्टिस का थोड़ा सा ज़रूरत है, और कैलकुलेशन जिसको आता है तो वो बड़े आराम से क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो इसी उम्मीद और जोश के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु r वेक्टर पर एक बल ये लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्या है कि स्थिति सदिश दे रखा है, ये आपको स्थिति सदिश दे दिया और ये आपको फोर्स का मान दे दिया। तो अल्फा के किस मान के लिए मूल बिंदु के प्रत्यय कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने कि भाई कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। सबसे पहले इस लैंग्वेज का मीनिंग बताओ कि कोणीय संवेग संरक्षण, तो कह रहा है कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका मीनिंग ये होता है कि L क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब L कांस्टेंट होता है तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क होता है dL/dt। तो ये जब कांस्टेंट होगा तो तुम कह सकते हो कि टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, यानी बला गुण 0 होगा। तो कोणीय संवेग संरक्षित तभी रहेगा जब बला गुण क्या होगा, 0 होगा। बला गुण क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में बला गुण 0 होगा, तो बला गुण 0 करना है अपने को। ठीक है, तो बला गुण 0 करेंगे या 0 है इस कंडीशन में, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, r×f होता है। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, r×f। तो इस केस में कह सकते हैं कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तब अपन कहते हैं कि ये तो बॉक्स वाले मेथड से होता है, तो i कैप, j कैप, k कैप, और यहाँ पे कोफिशिएंट किसके, r के, तो rx, ry, rj, और यहाँ पे fx, fy, fz, ये ऐसे होता है। और इसका मान किसके बराबर है, 0 के, तो 0 कर दो इसको। चलिए करते हैं, अपन कहेंगे यहाँ पे देखो i कैप, j कैप, k कैप। तुम कह सकते हो यहाँ पे r रखो, पहले 2 रखेंगे, माइनस के 6 रखेंगे, माइनस के 12 रखेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, और फिर इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आई कैप को देखेंगे, आई कैप वाला ये वाली लाइन छोड़ देंगे। एक बार और सिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई, थोड़ा तुम कहोगे ये वाली लाइन छोड़ देनी है ऐसे। यहाँ पे अपन डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे माइनस का 36 आएगा और यहाँ पे देखिए माइनस 36 और यहाँ पे देखिए प्लस का 36, तो यहाँ पे ओवरऑल 0 आ जाता है। इस तरीके से 0 हो गया। माइनस का जे कैप, तो माइनस जे कैप के लिए ये वाली लाइन छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 12 आएगा, तो यहाँ पे चलिए 12 लिख दिया। यहाँ पे देखिए प्लस का क्या आएगा, प्लस का 12 अल्फ़ा आएगा। ये कैलकुलेशन मैंने सिखाई, अब आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस का जे कैप लिखा, उसके बाद 6 × 2 कितना हुआ 12, और यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस आया था लेकिन एक माइनस के फॉर्मूले में प्लस का 12 हो गया। अब इसके बाद आते हैं के कैप पे। के कैप की कहानी देखो, के कैप वाले में ये लाइन छोड़ देंगे, तो इसके के कैप में कह सकते हैं देखिए ये वाली गई और ये वाली गई, तो 2 × 3 6 हुआ, और यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया। ठीक है, तो ये 6 अल्फ़ा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसका मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के। तो अब कह सकते हैं कि इसका मान 0 होने के लिए ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन पुट करें तो अपन कह सकते हैं कि 12 अल्फ़ा प्लस 12 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए कह सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ने कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में भी खास बात यह थी कि कोणीय संवेग संरक्षण के लिए क्या होना चाहिए, बला गुण का मान 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इसका आंसर इस तरीके से फाइंड करेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कह रहा है कि एक छड़ का भार क्या है, W है। ये दो समांतर सूरधारों यानी तीखी सिरों पे A तथा B टिकी है। क्षैतिज अवस्था में संतुलन में है। यदि A तथा B के बीच की दूरी d है और छड़ का द्रव्यमान केंद्र जो है वो A से x दूरी पर है, तो कैपिटल A पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान बताना है। ये डायग्राम बनाएंगे ना, चीज़ें तभी समझ में आएंगी अच्छे से। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं कि भाई डायग्राम में क्या गिवन है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। अपन कह सकते हैं कि एक ऐसे छड़ होगी, ये वाली छड़ मैंने बनाई है ऐसे, ये छड़ है, और ये क्या है कि दो नुकीले सिरों पर टिकी है। तो दो नुकीले सिरे अपन बना लेते हैं। ये रहे अपने दो नुकीले सिरे, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। इन पे ये टिकी है इस तरीके से। ठीक है, एक इनका नामकरण कर देते हैं, एक को अपन A बोल देते हैं तो दूसरे को B बोल देंगे। तो इसको अपन A बोल रहे हैं तो इसको अपन B बोल देंगे। अब ध्यान से देखिए, इस केस में अपने को कह रहा है कि A और B के बीच का जो दूरी है वो कितना है, d है, यानी यहाँ से और यहाँ के बीच में d है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो ये सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास के बिंदु A से जो डिस्टेंस है वो x है। तो सेंटर ऑफ मास पे क्या लगता है, mg। तो mg का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, बाहर का वैल्यू कितना है, w है। तब पूछ रहा है कि A पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगी। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल बनाइए तो अपन कहते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है, सतह के लंबवत होती है। लेकिन सतह तो है नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट के लंबवत बना दीजिए। तो उस पॉइंट के लंबवत अपन बनाने जा रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं ये वाला इस बिंदु पे ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो गया ऐसे, जिसका नाम दे देते हैं Na और इसके सापेक्ष Nb। अब आपको कैलकुलेट करना है Na, और आप कह सकते हैं संतुलन की अवस्था में यानी साम्य अवस्था में। तो अपन लिख सकते हैं साम्य अवस्था में। तो साम्य अवस्था की कंडीशन में अपन कह सकते हैं F नेट 0 होगा और टाउ नेट भी 0 होगा। तो F नेट 0 और टाउ नेट दो इक्वेशन बनेगी, उनसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन एक ही लाइन में आंसर फाइंड करना चाहते हैं, तो अपन कह सकते हैं Na चाहिए, Nb गायब हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं B के सापेक्ष जो नेट बला गुण है उसको 0 कर देते हैं। अब टाउ नेट 0 होता है तो कौन से बिंदु के अबाउट, आपकी मर्जी हो, कोई सा भी बिंदु हो, सभी बिंदुओं के सापेक्ष टाउ नेट 0 होती है। लेकिन अपन बला गुण उस बिंदु के सापेक्ष 0 करते हैं जिससे अपनी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। तो चलिए अब कैलकुलेट करना है। तो अपन कह सकते हैं इस बिंदु के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो Na एक फोर्स हो गया, क्योंकि टॉक इक्वल्स टू क्या होता है, अपन जानते हैं कि टॉक या टाउ इक्वल्स टू F/r परपेंडिकुलर होता है। तो तुम कहोगे बल कितना है, Na, उसकी लंबवत दूरी देखिए इस बिंदु से, तुम कहोगे D है। ठीक है, दूसरा लिखिए W
इसकी दूरी आप कहोगे ये दूरी इस बिंदु से लंबवत दूरी d माइनस एक्स होगी, तो d माइनस एक्स होगी। अब ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब अपने को इनकी दिशा भी बतानी है, तो अपन कह सकते हैं देखिए इस बिंदु के अबाउट इसकी जो टेंडेंसी होगी इसको घुमाने की ऐसी होगी, तो इस भार की इसकी टेंडेंसी कैसे होगी, ऐसे होगी। तो एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो इसको नेगेटिव मानूँ तो इसको पॉजिटिव मान लूँगा मैं। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और इन दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से कह सकते हो Na इंटू डी इक्वल्स टू डब्ल्यू डी माइनस एक्स। तो यहाँ पे कह सकते हो कि नॉर्मली एक्शन पॉइंट ए पे W इंटू डी माइनस एक्स अपॉन डी इसका आंसर होगा, यानी अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर होगा। तो इस केस में आप ध्यान रखें कि कौन से बिंदु के सापेक्ष बलागुण की गणना करनी है, तो अपन उस बिंदु के सापेक्ष बलागुण की गणना या नेट बलागुण शून्य करेंगे जिस बिंदु का कोई रोल नहीं हो इक्वेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखें। हाँ देखिए क्वेश्चन ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, नीट में ये वैसे 2 बार रिपीट हो गया है, इससे पहले भी एक बार और आएगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, क्या कह रहा है कि m द्रव्यमान का एक पिंड है, यानी एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। r0 त्रिज्या के पथ में किसी चिकने क्षैतिज समतल के ऊपर v0, ये v0 वेग से गति कर रहा है। ये पिंड एक डोरी रस्सी से जुड़ा है। ये डोरी समतल पर बने चिकने छिद्र, ये वाला होल है, इससे होकर गुजरती है जैसा कि डायग्राम में दिखाया है। अब तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, यानी तनाव को बढ़ाएंगे तो ये डोरी नीचे की तरफ खींची जाएगी, और नीचे की तरफ खींची जाएगी तो त्रिज्या घटकर कितनी होगी, r0/2 हो गई। तब आपको गतिज ऊर्जा का मान बताना है। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि जो ये तनाव है वो तनाव इसके घूर्णन बिंदु से गुजर रहा है, और मैं कह सकता हूँ कि इस बिंदु से गुजर रहा है, तो इस बिंदु के सापेक्ष टॉर्क जो आना चाहिए उसका वैल्यू 0 है। अब टॉर्क 0 हो गया, यानी टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो गया, तो आप कह सकते हैं कि L क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण से, तुम कह सकते हो कोणीय संवेग संरक्षण से। अब देखिए इस केस में कोणीय संवेग संरक्षण है तो L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल होगा। L इनिशियल देखिए बिंदु द्रव्यमान है, बिंदु के लिए अपन कहते हैं MVR परपेंडिकुलर, तो M हो गया, प्रारंभिक वेलोसिटी V0 हो गया, और प्रारंभिक रेडियस r0 हो गया, तो MVR हो गया। क्योंकि सर्कुलर मोशन में MVR डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है वो रेडियस के, या रेडियस हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। बाद में द्रव्यमान वही रहेगा, स्पीड तो फाइंड करनी है, बट रेडियस r0/2 हो गया। तो यहाँ से कह सकते हो v का वैल्यू r0 ने r0 को मार दिया, m ने m को मार दिया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 2v0 हो गया। तो इस तरीके से कह सकते हो जो चाल है वो क्या होगी, 2 गुनी हो गई। कितनी होगी, 2 गुनी। लेकिन आपको बताना है कि गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी देखिए हाफ mv², तो 1/2, मास तो m ही था, 2v0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4v0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर होगा 2mv0 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा कि 2mv0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर पूछ लिया जाता है कि चाल कितना गुना हो जाएगी, तो चाल 2 गुना हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा इस केस में कह सकते हैं जब चाल 2 गुना होती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा सा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 3 गोलीय कोष हैं, ये रहे गोलीय कोष। गोलीय कोष का मतलब होता है खोखले गोले, ब्रैकेट में दे भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक का द्रव्यमान m है, रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। इन्हें आरेख में दर्शाए अनुसार रखा गया है। x डैश एक अक्ष है जो गोलीय कोषों को टच करती हुई, 2 को टच करती हुई और तीसरे के व्यास से गुजरती है। तो आपको बताना है कि x डैश के सापेक्ष तीनों गोलियों का जड़त्व गुण क्या होगा। देखिए जब निकाय की बात आती है और निकाय में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं तो उनका जड़त्व गुण फाइंड करना बिल्कुल सिंपल होता है। तो उस केस में अपन कहते हैं जड़त्व गुण फाइंड करना है तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अब देखिए I1 किसको माने, I2 किसको माने, आपकी मर्जी। इसको 1 नंबर कह सकते हैं, तो इसको 2 नंबर कह सकते हैं, तो इसको 3 नंबर कह सकते हैं। तो 1 नंबर का देखिए तो अपन कह सकते हैं कि 1 नंबर को यहाँ अलग से बना लो, तो 1 नंबर के लिए ये बातें ऐसे हो रही हैं। तो आपको ये वाला पता होना चाहिए, तो इस पर पहुँचना बिल्कुल आसान है। तो अपन कहते हैं गोलीय कोष या खोखले गोले के लिए 2/3 mr² होता है। तो इस पे आने के लिए अपन कहेंगे कि I1 इक्वल्स टू हो जाएगा ICM प्लस md²। तुम कहोगे ICM तो आएगा 2/3 mr², m इंटू r²। तो आपका आंसर देखिए यहाँ से कितना आएगा 5/3 mr²।
तुम कह सकते हो I1 का मान आ गया 5/3 mr²। इसी तरीके से I2 भी ऐसा ही है, तो 5/3 mr²। और भाई I3 तो एग्जैक्ट बीचों बीच से जा रहा है, तो उसके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब बच्चे बता देंगे 2/3 mr²। तो ये कोई बड़ा इतना टॉप क्वेश्चन नहीं था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई इसका आपको पता है तो इस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यानी समांतर अक्षों की प्रमेय से पहुँच लिए। और इन दोनों का 1 और 2 का तो बराबर निकला, तीसरे का अपन जानते ही हैं, तो अब इसको एलसीएम 3 आ जाएगा। 5 और 5 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12 mr²। और 12 में डिवाइड मारो 3 का तो 4 mr² अपना करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये भी अपना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, बड़े गौर से पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है किसी नत्तल नत समतल का अनत कोण यानी इंक्लाइन कोण आपको दे रखा है, एंगल दे रखा है, थीटा है। एम द्रव्यमान तथा कैपिटल आर त्रिज्या का एक ठोस गोला ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार गति करता है कि प्रथम कंडीशन में गति पूर्णतः लौटनी है। फर्स्ट लौटनी गति है, फर्स्ट लौटनी है। उसके बाद सरकी यानी फिसलन है, सेकंड में स्लाइडिंग है, फर्स्ट में लौटनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखें। तो इस केस में दोनों दशाओं में गोले के एक्सीलरेशन का मान बताइए। जब लौटनी गति होती है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भाई साहब लगता है A = g sin थीटा 1 + k² r²। सब जानते हैं इसको, ये g sin थीटा 1 + k² r²। तो बताइए भाई k² r² किसके लिए? तो यहाँ पे नाम आया है ठोस गोला, तो ठोस गोले के लिए सब बोलते हैं 2/5 होता है। जब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आता है A = 5 ऊपर चला गया 5/7 g sin थीटा। तो ये पहले केस में आ गया। दूसरे केस में फिसलने वाले के केस में जानते हैं ओनली g sin थीटा होता है। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। फिसलने वाले केस में आप देखते हैं किस तरीके से कोई भी है तो केवल और केवल यहाँ पे फिसलेगा, तो फिसलने के लिए जो जिम्मेवार फोर्स होता है वो mg sin थीटा बल होता है। तो एक्सीलरेशन कितना होगा g sin थीटा, ये हो गया A2। आपको अनुपात चाहिए A1/A2, तो A1/A2 में पहला रखिए 5/7 g sin थीटा और सेकंड रखिए g sin थीटा। तो आप कह सकते हो g sin थीटा मर लिए और 5/7 उत्तर आ लिया। तो 5/7 मेरा करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो ये भी बड़ा आसान था। आपको डायरेक्ट चीज़ें ध्यान रखनी है कि लौटनी गति में ये लगता है, फिसलनी गति में ये लगता है, ये फॉर्मूला होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि लौटनी गति का ये फॉर्मूला होता है और फिसलने वाले के केस में भी ध्यान होना चाहिए कि एक्सीलरेशन g sin थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो और पढ़िए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। इस केस में बोल रहा है कि भाई m कितना है, तो m इस केस में है 50 kg। कितना है 50 kg, तो m लिख लिया 50 kg। रेडियस कितनी है, रेडियस है 5 मीटर, यानी 5 मीटर नहीं 0.5, तो उसको लिख सकते हैं 1/2 मीटर। ठीक है, ठोस सिलेंडर है, ठोस बेलन है। ठीक है, क्षैतिज अक्ष के प्रति स्वतंत्र रूप से घूर्णन कर सकता है। एक भारी रस्सी लपेटी गई, यानी बेलन पर रस्सी लपेटी हुई है ना, एक सिरा इस सिलेंडर से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा मुक्त रूप से लटक रहा है। रस्सी में कितना तनाव लगाया जाए कि कोणीय एक्सीलरेशन 2 परिक्रमण/सेकंड²। यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए अल्फा का जो इकाई होता है ना वैसे रेडियन/सेकंड² होता है, बट यहाँ पे 2 परिक्रमण। तो अपन परिक्रमण का मतलब होता है चक्कर, यानी चक्कर, एक चक्कर या 2 चक्कर इसमें लगा रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि एक चक्कर बराबर कितना होता है 2π होता है। तो क्यों ना तुम समझदारी से 2 को तो 2 लिख दोगे, परिक्रमण को रेडियन में चेंज करने के लिए 2π से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 का तो 2 रख दिया। ये परिक्रमण है, कितना परिक्रमण है 1, तो 1 का कितना रख दिया 2π, और रेडियन/सेकंड², ये सही रहेगा। तो आप कहोगे 4π रेडियन/सेकंड² अपने को गिवन है। ठीक है, चलिए गिवन, ये डेटा गिवन है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। तो अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है कि इसके जो तनाव कितना लगाना चाहिए। तो तुम जानते हो कि टॉर्क = I अल्फ़ा, टॉर्क = I अल्फ़ा F × R। ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। F × R बता दीजिए। अपन कह रहे हैं कि कौन सा है, ठोस बेलन है, तो ठोस बेलन का जड़त्व गुण उतना ही होता है जितना चक्ति का, तो mr²/2 × अल्फ़ा। तुम कह सकते हो इसमें चाहिए क्या, इसमें चाहिए फोर्स, तो R ने R को मारा। तुम कह सकते हो F = mr α/2। चलिए वैल्यू रखो, m का मान कितना रखोगे 50, r का मान कितना रखोगे 1/2, और 2 पहले से अवेलेबल था। 50 r का वैल्यू 1/2, 2 पहले से अवेलेबल था। अल्फ़ा का वैल्यू बताइए, तो आप कहोगे अल्फ़ा का वैल्यू है 4। देखो 2 ने 4 को मारा, तो F = 50 × π आ गया।
अब पाई का वैल्यू 3 होता है, तो 3 से लगभग कर दे तो 150 आता है, लेकिन 3.14 होता है ना ये एग्जैक्ट वैल्यू, तो थोड़ा सा 150 से ज़्यादा आएगा, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आपने कंप्लीट किया। ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा था आपने ना कि कितने जिसमें अल्फ़ा कितना आएगा, तो उसमें अल्फ़ा फाइंड किया था, इसमें अपन तनाव और तनाव यहाँ पे क्या है, फोर्स है, तो फोर्स ही आपका तनाव होगा, तो इसका आंसर होगा 157 न्यूटन। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपन ने फाइंड कर लिया। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में बढ़े। उम्मीद के साथ क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों और आंसर बताने की कोशिश करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक छड़ है, ये रही छड़ पी क्यू, जिसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है। द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है। जिसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है। यह छड़ बिंदु पी पर हिंज की गई है। हिंज का मतलब होता है कि इस बिंदु पर ऐसे कील ठोक दी गई है। कील ठोकने से ये क्या हो सकती है, इस बिंदु के अबाउट घूर्णन कर सकती है, घूम सकती है, हिंज की गई है। चित्र में दिखाए अनुसार छड़ के सिरे क्यू पर एक रस्सी बांध दी है, ठीक है, और इसे क्षैतिज बनाए रखता है, मतलब ऐसे पकड़े रखती है, इसको जाने नहीं देती। यदि रस्सी को काट दिया जाए, काट दे भाई, कैंची लाई, काट दिया, चलो कट गई रस्सी। रस्सी कटी तो छड़ नीचे गिरेगी। तो आपको पूछा है कि प्रारंभिक कोणीय एक्सीलरेशन कितना होगा, तो क्यों ना डायग्राम बनाया जाए। तो डायग्राम बनाया गया। ये एक छड़ थी, ये एक छड़ थी, ये हिंज थी, यानी इस बिंदु के अबाउट। तुम कह सकते हो कि इसको नीचे कौन लेके आएगा, तो समझदार आदमी तो कहेगा इसको नीचे लेके आएगा mg, तो mg नीचे लेके आया। इस mg ने इसको नीचे लेके आया, और ये कह सकते हो ये L/2 होगी। ये क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे कह सकते हो भाई क्या फॉर्मूला लगे। देखिए वस्तु चल तो नहीं रही है, लेकिन घूम तो रही है, लेकिन कौन सी गति है, तो आप कह सकते हो प्योर रोटेशनल, यानी शुद्ध घूर्णन गति है। और शुद्ध घूर्णन गति में अपन कह सकते हैं कि जो इक्वेशन होती है वो होती है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि टॉर्क क्या होता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। वैल्यू रखो, एफ कौन है इसको घुमाने के लिए, तुम कहोगे mg है, तो वो आता है mg। आर परपेंडिकुलर बताओ, तुम कहोगे इस बिंदु के अबाउट घूम रहा है, तो ये O हो गया, इस पे बल लग रहा है P हो गया, तो इनके बीच की ये वाली अपनी बल की क्रिया रेखा होगी, तो इससे इसकी लंबवत दूरी L/2 हो गई, तो लंबवत दूरी L/2 होगी। अब बताओ जड़त्वागुण। देखिए अपन कहते हैं जड़त्वागुण और बलागुण एक ही बिंदु के अबाउट कैलकुलेट किए जाते हैं। तो शुद्ध घूर्णन गति में अपन कह सकते हैं कि O के सापेक्ष, तो O के सापेक्ष से बलागुण की गणना कर रहे हैं, तो जड़त्वागुण भी O के सापेक्ष, तो छड़ का O के सापेक्ष जड़त्वागुण होता है ml²/3। ml²/3 याद आया ना बच्चों। अल्फ़ा बता दो, तो अल्फ़ा तो फाइंड ही करना है, तो अल्फ़ा फाइंड करना है। m से m मर लिया, एक l से एक l गया। तुम कह सकते हो ऊपर बचेगा 3g, नीचे बचेगा कितना जी, 2l, और ये अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर आ गया आपका 3g/2l, 3g/2l, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, शुद्ध घूर्णन गति थी, और शुद्ध घूर्णन गति के केस में अपन अप्लाई करते हैं टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। और ध्यान रखें कि टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा में टॉर्क, आई एंड अल्फ़ा एक ही घूर्णन अक्ष के अबाउट लिखे जाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बड़े गौर से और करने की कोशिश करो। हिम्मत रखोगे तो सब कुछ आसान है, और नीट भी बड़ी आसान है, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो यदि क्वेश्चन को आसानी से पढ़ते हुए आसानी से कर दें तो। चलिए, किसी छोटी वस्तु का घनत्व एक समान है, घनत्व रो सेम है। किसी वक्र समतल पर प्रारंभिक वेग v से ऊपर की ओर लुढ़कती है ना, रोलिंग है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से अधिकतम इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है, तो आपको पहचानना है वस्तु कौन सी है। आप जादूगर बन गए, आपको पहचानना है कि ये वस्तु कौन सी है। बताइए भाई वस्तु कौन सी है, बताओ। देखिए ऐसे तो वस्तु अपन देख के तो बताएंगे नहीं, ये वस्तु अच्छी लगेगी अपन ये टिक कर देंगे, ऐसा तो करने वाले हैं नहीं। तो अपन देखते हैं है क्या। अपन कह सकते हैं सबसे पहले डायग्राम बनाओ, सिचुएशन समझो। सिचुएशन समझने गए ऐसे, इस तरीके से, कोई ऐसे 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 था, ठीक है जी। और यहाँ से जो वस्तु अपन देखने वाले हैं वो वस्तु ऐसे लुढ़कती हुई आ रही है, ठीक है, और छोटी वस्तु है, यानी इसका आकार अपन एक पॉइंट की तरह ले सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कितने से जा रहे हैं, v से जा रहे हैं, फिर इसके ऊपर जाएगी, और अधिकतम ऊंचाई का मतलब होता है वहाँ पे आके रुक जाएगी, यानी यहाँ पे आके रुक गई। और ये वाली अधिकतम ऊंचाई h का वैल्यू आपको गिवन है, ये h का वैल्यू गिवन है। तुम कह सकते हो यहाँ पे वो रुक गई, क्या हो गई, रुक गई, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पे रुक जाएगी। तो तुम कह सकते हो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपन कहेंगे यहाँ पे लगाएंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण
से क्या कहता है स्टेटमेंट, काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल। काइनेटिक बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर लिख दूँ क्या? नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे गति कौन सी हो रही है, लौटनी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बड़ा वाला 1/2 एम वी स्क्वायर 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल की बात करूँ तो आप कहोगे कि पोटेंशियल में रेफरेंस इसी को मान लो, तो इसको रेफरेंस मान लेने से यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक फाइनल देखिए, इस मोमेंट पे अपन कह सकते हैं वस्तु न तो घूम रही है और नहीं चल रही है, तो काइनेटिक फाइनल 0। पोटेंशियल देखिए, ग्राउंड से कितना ऊपर चले गए एच, तो एम जी एच। ठीक है, चलिए एम से एम कैंसिल आउट होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि वस्तु ही पता नहीं है, वही तो फाइंड करने जा रहे हैं और वो बताएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू। जी का जी, एच की जगह बता दो, आप कह रहे हो एच दिया है 3v स्क्वायर डिवाइड बाई 4g, क्यों ना पुट किए डेटा। सॉल्व करो, वी स्क्वायर ने वी स्क्वायर को मारा, जी ने जी को मारा, 2 ने इस 4 को मारा, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 + के स्क्वायर अपॉन आर जो वैल्यू है वो 3/2 है और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू 1/2 है। बताओ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू 1/2 किसके लिए होता है? एक तो होता है चकती के लिए और एक होता है ठोस बेलन के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन हैं तो सही हैं। तो ठोस गोला नहीं होगा, खोखला गोला 2/3 होगा, रिंग 1 होगा, तो डिस्क मेरा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? ये भी आसान क्वेश्चन था। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से अपन ने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है 22 नंबर या 21 क्वेश्चन है। तो विभिन्न द्रव्यमानों के 3 पिंड, यहाँ पे पिंड एक्स एक्स पर इस प्रकार रखे जाते हैं कि 300 ग्राम का पिंड मूल बिंदु पे है, 500 का 40 पे है, 400 का 70 पे है। तो मूल बिंदु से द्रव्यमान के अंदर की दूरी। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और फिर आप बता देंगे कि मूल बिंदु से। तो ये वाला अपना मूल बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। और इस मूल बिंदु से अपने को सेंटर ऑफ मास की दूरी फाइंड करनी है। तो अपन कह सकते हैं एक कण तो मूल बिंदु पे ही है, तो अपन कह सकते हैं कौन सा कण है वो कण है आपका 300 ग्राम वाला। तो यहाँ पे अपन 3 कण माने, एक 0 पे है, एक 40 पे है और एक आपका 70 पे है। यानी एक है x = 0 पे, एक है x = 40 पे, एक है x = 70 पे। ठीक है जी। अब तुम कह सकते हो x = 0 पे आपका कितना ग्राम है, 300 ग्राम है, और आपका यहाँ पे कितना है, तुम कहोगे यहाँ पे है 500 ग्राम, और यहाँ पे कितना है, तुम कहोगे 400 ग्राम। ठीक है। अब तुम कहोगे सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इधर ही आने वाला है, तो अब पता तो नहीं कहाँ पे आएगा। तो अपन कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास की फाइंड करें, तो सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सियम लगा देना चाहिए। तो एक्सियम m1 x1 कितनी बार लिखते हैं, जितने कण होते हैं उतनी बार लिखते हैं। m2 x2 + m3 x3 डिवाइड बाय टोटल मास। तो टोटल मास होगा इस केस में m1 + m2 + m3। तो m1 का वैल्यू बताओ भाई साहब, m1 का वैल्यू बताइए। ध्यान से देखो m1 का वैल्यू क्या होगा। तुम कह सकते हो m1 का वैल्यू है 300। ठीक है, मैं चेंज नहीं कर रहा डेटा, क्योंकि आपको जो आंसर सेंटीमीटर में, तो आप सेंटीमीटर और ग्राम में रखिए, कोई दिक्कत है आपको नहीं होगी। तो 300 ग्राम × 0, कोई दिक्कत नहीं है। m2 बताइए, m2 होगा 500 × 40, इधर बताइए 400 × 70। तो इस तरीके से हो गया। डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना होगा, 300 + 500 + 400। तुम कह सकते हो 2 0 से 2 0 सारे मर गए, ये गए, ये गए, ये गए, तो इसके 2 0, इसके 2 0, इसके 2 0 चले गए। एक्सियम का मान कैलकुलेट करते हैं। तो पहला तो 0 आया, सेकंड बताओ। तो आप कह सकते हो कि 5 × 40 200 हो जाएगा, और 7 × 70 280 हो जाएगा। डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल कितना हुआ, 5 और 3 8, 8 और 4 12 हो गया। 480 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया आंसर 30। आपने डेटा सेंटीमीटर में पुट किया है तो आंसर है ये भी 30 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो इसका आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर, यानी जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास ये रहा। ठीक है, तो अपन ने देखा सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है ओरिजिन से वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए, कह रहा है किसी एक समान वृत्ताकार डिस्क मतलब चकती का जड़त्व आघूर्ण अधिकतम होगा जब अक्ष डिस्क के लंबवत हो वह गुजरती हो। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन हैं A, B, C, D। इनमें से बताना है कि जड़त्व आघूर्ण का मान कब अधिकतम होगा, A पे, B पे, C पे, D पे। तुम कह सकते हो A का मान बता सकते हैं अपन, IA यानी ICM होगा और जिसका मान IA के बराबर होगा और जिसका मान mr²/2 के बराबर होगा, ये अपन जानते हैं। लेकिन अपन B पे फाइंड करना चाहें, C पे फाइंड करना चाहें, D पे फाइंड करना चाहें तो उस पे अपने को लगानी होगी पैरेलल थ्योरम, जिसका मान होता है I = ICM + md²। तो तुम कह सकते हो B के लिए, C के लिए और D के लिए ICM तो सबका बराबर होगा, M भी बराबर होगा, D अपन कहेंगे जिसके लिए D ज़्यादा, जिसके लिए D ज़्यादा उसके लिए I ज़्यादा। तो अब बात एक सीधी सी है कि ICM यानी ये तो फिक्स हो गया, A तो सबसे कम है, तो जितना ज़्यादा D होगा तो D देखो सबसे ज़्यादा B के लिए है, उसके बाद C के लिए है और उससे कम D के लिए, तो सबसे ज़्यादा B का होगा। तो अपन कह सकते हैं D सबसे ज़्यादा किसके लिए, B के लिए, तो उस वजह से जड़त्व आघूर्ण भी B से सबसे ज़्यादा होगा। ऑर्डर यहाँ पे लिखना चाहें तो अपन कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण B के लिए, उसके बाद C के लिए, उसके बाद D के लिए और सबसे कम किसके लिए, A के लिए। ये जड़त्व आघूर्ण का ऑर्डर होगा। तो इससे आसान क्वेश्चन तो क्या होगा, बड़ा आसानी क्वेश्चन था और अपन ने इसको कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक अपन ने इतने क्वेश्चन किए और आपको लगता होगा कि सभी क्वेश्चन ठीक ही हैं यदि आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें ध्यान से। वीडियो थोड़ा लेंथी ज़रूर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसमें, फिर भी आप उम्मीद के साथ इसको करते रहें तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे ज़रूर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें ध्यान से। एक वृत्ताकार मंच पर एक घर्षण रहित ऊर्ध्वाधर धुरी पर टिका है, यानी एक टेबल की टाइप है और जो वृत्ताकार है अपन कह सकते हैं कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसका साइड व्यू अपन बनाएं तो ये रहेगा इसका साइड व्यू। ठीक है, और ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ये धुरी है। ठीक है, इस पे ऐसे टिका हुआ है। चलिए अब उसके बाद कह रहा है कि इसका रेडियस जो दिया है ना वो 2 मीटर है। चलिए रेडियस अपन ने नोट कर लिया कि 2 मीटर है। इसका जड़त्व आघूर्ण भी दिया है, यानी इस वृत्ताकार मंच का जड़त्व आघूर्ण दिया है 200 kg/m²। प्रारंभ में ये विरामावस्था में है, यानी अपन कह सकते हैं इनिशियली विरामावस्था में। इस पॉइंट का भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। 50 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति इस मंच के किनारे पर खड़ा होता है और किनारे किनारे भूतल के सापेक्ष 1 मीटर/सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, यानी ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया गया है। ठीक है, तो इस व्यक्ति द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना होगा। अपन कह सकते हैं थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो अपन इसका टॉप व्यू बनाएं तो टॉप व्यू कुछ इस तरीके से बनेगा ना। अपन कहेंगे कि इस पे कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पे कोई आदमी होगा वो ऐसे चलेगा ना, तो ये जो वृत्ताकार मंच होगा वो उल्टा चलेगा। ठीक है, क्यों चलेगा इसको अपन इक्वेशन से भी देख सकते हैं। अपन कह सकते हैं कि ये प्रारंभ में विरामावस्था में है और अपन कह सकते हैं कि आदमी जितना चलने के लिए आगे की तरफ फोर्स लगाएगा उतना ही रिएक्शन फोर्स क्या होगा मंच पे, जैसे मंच आदमी पे आगे की ओर लगाएगा फोर्स, तो व्यक्ति भी मंच पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिससे व्यक्ति आगे की तरफ जाएगा और मंच पीछे की तरफ जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं कि जो सिस्टम है उस पर टॉर्क एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है, 0 है। और इसमें यह भी कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, और तुम कह सकते हो कि L इनिशियल = L फाइनल होगा, और तुम कह सकते हो कि प्रारंभ में विरामावस्था में तो L इनिशियल 0 है, तो फाइनल कितना होगा। तो फाइनल अपन कह सकते हैं कि इसको अपन I1 मान लेते हैं तो आदमी को I2 मान लें, तो आप कह सकते हो कि I1 ω1 प्लस I2 ω2। साइन अपन अभी कंसीडर नहीं कर रहे डायरेक्शन के साथ, अपने आप जो आंसर आएगा वही साइन का मतलब समझ जाएंगे अपन। तो ये 0 है। I1 का वैल्यू बता दो, तो I1 का वैल्यू आप कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म का जड़त्व आघूर्ण दे रखा है 200। ω1 कैसे फाइंड करें, तो V = क्या होता है, R ω होता है
तो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर होता है। तो आप कह सकते हो कि इसका नियम ये होता है कि आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों को लिखें तो सही बात है। ठीक है, तो अपन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चीज़ें लिख रहे हैं, तो इसके लिए वी कितना है, तो वी आप कह सकते हो कि इस केस में जैसे अपन बात करें, देखिए किनारे किनारे व्यक्ति इस पर चलने लगता है, तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में अपन इस ओमेगा 1, इसका तो पता ही नहीं है ना अपने को, इसको अपन फाइंड कर लेते हैं। तो ओमेगा 1 फाइंड कर लेते हैं प्लस I2 बोलो, तो I2 का मान कितना होगा, देखो I2 क्या होगा, I2 इक्वल्स टू m इंटू आर स्क्वेयर, क्योंकि आदमी एक बिंदु द्रव्यमान की तरह व्यवहार करेगा। तो m कितना है, m तो है आपका भाई इस व्यक्ति का द्रव्यमान 50, r कितना है, r है 2 का होल स्क्वायर, तो आप कह सकते हो 50 इंटू 4 यानी 200। तो अपन कह सकते हैं कि व्यक्ति का भी जड़त्वागुण 200 ही आ रहा है, तो व्यक्ति का भी जड़त्वागुण 200 आया। ओमेगा कितना लिखोगे, तो v अपॉन r लिखोगे, तो v का मान बताइए व्यक्ति का, तो 1 है, r का मान बताइए 2 है, बराबर 0 है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ओमेगा 1 का जो मान आएगा वो माइनस का जो आएगा, देखिए 2 से 2 मर गया, तो माइनस का कितना आ रहा है यहाँ पे, देखिए 2 से 2 मरा, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ओमेगा 1 बराबर आया -1/2। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है दिशा विपरीत, दिशा विपरीत। कैसे विपरीत, तुम कहोगे ये आदमी आगे की तरफ चलेगा ना, तो ये प्लेटफॉर्म पीछे चलेगा। अब देखिए अपने को चक्कर पूरा करने में टाइम चाहिए, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/t होता है। तो अपन कह सकते हैं कि t इक्वल्स टू 2π/ ओमेगा होगा। लेकिन ओमेगा कौन सा, तो आप कहोगे ओमेगा तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे ना, क्योंकि देखो क्योंकि जितना आदमी आगे चलेगा ना और आगे चलने की कोशिश करेगा तो प्लेटफॉर्म भी पीछे आएगा, तो अपने को यहाँ पे रिलेटिव चाहिए। तो रिलेटिव कैसे फाइंड करें, तो ओमेगा रिलेटिव इक्वल्स टू किसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, तो अपन कह रहे हैं कि व्यक्ति का क्या है, व्यक्ति का फाइंड कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। तो ओमेगा 2 तो अपन ने डाला था 1/2 माइनस इसका वैल्यू -1/2, तो कुल मिला के कितना आ गया, 1 आ गया। तो आंसर कितना आएगा, 2π डिवाइड बाई 1, यानी आंसर आ गया 2π सेकेंड। अब देखो थोड़ा सा इंटेलिजेंट या इसको चतुरता से अपन काम लेते तो आंसर जल्दी भी आ जाता। कैसे आ जाता, सुनो। तुम कह सकते हो देखो कि भाई जड़त्वागुण दोनों का बराबर आ गया, ठीक है, जड़त्वागुण दोनों का बराबर आ गया, तो उस केस में कह सकते हो कि जितने से ये व्यक्ति आगे जाने की कोशिश करेगा ये उतने से पीछे आएगा, ठीक है। तो इसका v1 होगा तो इसका भी v1 होगा, इसका ओमेगा 1 होगा तो इसका भी ओमेगा 1 होगा, बट डायरेक्शन उल्टा होगा। अब जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो विपरीत विपरीत क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, विपरीत विपरीत क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जुड़ के अपन कहेंगे कि ये 1 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी 1 मीटर पर सेकंड है, तो 2 मीटर पर सेकंड हो गया। 2 मीटर पर सेकंड हो गया तो आप डायरेक्ट ही फाइंड कर सकते थे टाइम। टाइम क्या होता है, कुल दूरी, तो कुल दूरी थी 2πr अपॉन चाल कितनी है, v और v 2। तो आप कह सकते हो इससे क्या आंसर है, 2 से 2 पाई इंटू आर में r 2 रख दो, फिर से 2π सेकंड इसका उत्तर आ जाता। तो वो तो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। इतना जल्दी अपन तभी कर पाएंगे जब अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने कंप्लीट किया। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बच्चों। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है आप सबको, जिसका सेंटर कितना है, O है। F1 F2 F3 AB BC और AC दिशा में लगे हैं। ये आपको डायरेक्शन के साथ डायग्राम में दिखा रखा है, कोई दिक्कत है नहीं है। बिंदु O ये रहा कि प्रति है बला गुण 0 है, यानी अपन कह सकते हैं कि O के सापेक्ष टॉर्क नेट का वैल्यू कितना है, 0 है। टॉर्क नेट का वैल्यू 0 है। तो कैसे हो सकता है टॉर्क नेट का वैल्यू, तो आप कह सकते हो कि F1 के कारण टॉर्क 1 माने, F2 के कारण टॉर्क 2 माने और F3 के कारण टाउ 3 माने बराबर 0। इसको लिखो, तो इसको लिखने के लिए F1 चाहिए, तो F1 रहा, ये रहा मैग्नीट्यूड। तो अपन कह सकते हैं कि टाउ इक्वल्स टू होता है FR परपेंडिकुलर। डायरेक्शन अपन बाद में देखेंगे, एक बार मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो F1 आ गया, देखिए ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गया। इस लाइन ऑफ एक्शन से उस बिंदु की लंबवत दूरी फाइंड करते हैं जिसके सापेक्ष अपने को फाइंड करना है। तो ये अपने को मान ले कि ये x है, तो कितनी हो गई, x हो गई, तो F1 इंटू x होगी। इस तरीके से फाइंड करें। दूसरे देखिए F2 की वजह से फाइंड करना है, F2, तो F2 की बल की क्रिया रेखा ये हो गई। इस बिंदु से अपन कह सकते हैं ये इसकी लंबवत दूरी होगी, तो अपन कह सकते हैं सेंटर है, तो ये जितनी है लंबवत दूरी उतनी तो ये लंबवत दूरी होगी, तो यहाँ से अपने आप आ गया x, इसका मान भी कितना होगा, x होगा। चलिए ये भी अच्छी बात है। इसी तरीके से अपन कहेंगे फोर्स तीसरा वाला F3 है, तो F3 देखो ध्यान से, F3 को आगे बढ़ा दो, दिए F3 रहा,
ये F3 रहा, ठीक है। चलिए F3 मिल गया। F3 की बल की क्रिया रेखा ये वाली होगी, इसको पीछे बढ़ाओ, ये बढ़ा दी, ये रही, इसको आगे बढ़ाओ, ये बढ़ा दी, तो इसकी बिंदु O से लंबवत दूरी क्या वापस x के बराबर होगी, तो ये भी x के बराबर होगी, बराबर 0। अब बारी आती है कि प्लस माइनस के साइन लगाना। तो ये वाला देखो, इस बिंदु पे फिंगर्स को रखें और इसको फिंगर रखें, इसको घुमाने की कोशिश करो, तो ऐसे घुमाएगा ये, इसकी टेंडेंसी ऐसे घुमाने की है। F2 की टेंडेंसी देखो, इस पर फिंगर रख के चेक करो कि ये कैसे घुमाना चाहेगा, तो F2 ऐसे घुमाना चाहेगा, तो F3 कैसे घुमाना चाहेगा, ऐसे। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। F2 भी कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो F3 कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो कुछ को प्लस ले लो, तो एंटी क्लॉकवाइज को अपन प्लस ले लें, लेते भी प्लस है वैसे ज़्यादातर केस में, इसको माइनस ले लिया। x ने x सब मार दिया, तो आप कहोगे कि F1 प्लस F2 माइनस F3 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है। तो तुम कह सकते हो कि F3 का वैल्यू इस केस में आ रहा है F1 प्लस F2, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसा वैसा अपन ने कंप्लीट किया और बड़ी आसानी से आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 kg द्रव्यमान का ठोस बेलन किसी क्षैतिज समतल पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। 400 न्यूटन पर मीटर बल के नियतांक की एक क्षैतिज स्प्रिंग कमरानी से की स्प्रिंग से टकराता है, तो स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में जैसे अपन डायग्राम से देखना चाहें तो डायग्राम से कह सकते हैं कि इस तरीके की कोई स्प्रिंग होगी और ये ऐसे क्षैतिज सतह पे होगी, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से अपन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ढंग से बनाएं थोड़ा इसको। तो अपन कह सकते हैं, देखें ये वाला ऐसे कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और ये सरफेस है और यहाँ पे कोई ठोस बेलन, और इसका मैं ऐसे बनाता हूँ, ये लुढ़कता हुआ आ रहा है ना और इससे टकराता है। तो अपन कह सकते हैं ये लुढ़कता हुआ आएगा तो इसके पास एनर्जी होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है तो यहाँ पे mgh की बातें करना अच्छी नहीं है। अपन कहेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में कहेंगे लुढ़क रही है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी, लौटनी में हानि होगी। तो ये हानि है तो लाभ किस में होगा, लाभ होगा पोटेंशियल एनर्जी किसकी भाई, स्प्रिंग की। तो जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस उतना पोटेंशियल एनर्जी में गेन। तो भाई लौटने गति में काइनेटिक एनर्जी का एक बड़ा सा फॉर्मूला हाफ mv² 1 + k²/r², और तुम कह सकते हो कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx²। तो समझदार बनो और वैल्यू रखो। 1/2 ने 1/2 को मार दिया, अब रखो वैल्यूज़। तो m का वैल्यू बता दो, तो m का वैल्यू 3, v का होल स्क्वायर बता दो तो आप कहोगे 16 आएगा, क्योंकि 4 का होल स्क्वायर 16 होता है। 1 + k²/r² ठोस बेलन है तो सब कहेंगे 1/2 रख दो। k का वैल्यू आप कहोगे 200 रख दो और x² का वैल्यू फाइंड करने का है। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको सॉल्व करो। 16 × 3 48 होगा और यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि 3/2 होगा, 3/2 होगा, यहाँ पे 200 × x² होगा। तुम इसको सॉल्व करोगे तो x² = अपन कह सकते हैं कि 48 यानी 48 × 3/200 × 2। अब इसको सॉल्व करो तो आप कहोगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना होता है 24। थोड़ा सा और सॉल्व करो तो अपन कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन कह सकते हैं, देखिए इसको डिवाइड मारें 2 से तो यहाँ पे 12 × 3 36 हो जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। अब कह सकते हैं इसका रूट लो, तो अपन कह सकते हैं कि x = रूट ले लें 36 का और 100 का, तो 36 का रूट 6 आएगा, 100 का 10 आएगा, तो 6/10.6 मीटर मेरा आंसर आएगा। और इस तरीके से 0.6 मीटर अपना करेक्ट आंसर आया। तो इसमें भी क्या था कि जिस तरीके से अपन ब्लॉक वाला क्वेश्चन पढ़ते थे तो ब्लॉक वाले में कहते थे कि हाफ mv² यानी गतिज ऊर्जा में जितनी हानि उतना ही पोटेंशियल एनर्जी यानी हाफ kx², तो उसमें हाफ mv² लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, लुढ़क रही है, तो बच्चा यहाँ पे भूल जाता है, हाफ mv² लिख के करता है तो आंसर रॉन्ग आएगा। लेकिन हाफ mv² × 1 + k²/r, क्योंकि लौटनी गति है तो इस वजह से यही सही रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें अच्छा एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये रहा। कह रहा है कि देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में। कह रहा है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं जिनका द्रव्यमान ये दिया है, एक का 55 kg है, एक का 65 यानी 65 kg है। नाव के विपरीत सिरों पर बैठे हैं। नाव की लंबाई 3 मीटर है। नाव का द्रव्यमान 100 kg है। 55 kg द्रव्यमान का व्यक्ति 65 kg द्रव्यमान व्यक्ति की ओर चलकर उसके पास बैठ जाता है। यदि नाव स्थिर पानी में है यानी जल में है तो इस निकाय का द्रव्यमान के अंदर स्थानांतरित हो जाएगा।
इस वाले में अपने से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पहला जैसे ये पूछा जाए कि इसका द्रव्यमान के अंदर कहाँ पे ट्रांसफर होगा। दूसरा पूछ लिया जाए कि पहले आदमी में विस्थापन कितना होगा, कितना चलेगा। दूसरा पूछ ले नाव में विस्थापन कितना होगा। तो दूसरा और तीसरे में तो लॉजिक है, उसका आंसर भी आता है, लेकिन जो दूसरे और तीसरे का आंसर जो फाइंड करते हैं ना, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। अपने इस केस में कहेंगे कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि इस पे जैसे नाव पे व्यक्ति आगे चलने की कोशिश करेगा तो वो पैरों से नाव को पीछे धकेलेगा, तो नाव पे फोर्स लगाएगा पीछे की ओर, तो नाव भी उतना ही फोर्स लगाएगी आगे की ओर। तो उस निकाय को देखें, नाव प्लस आदमी, तो उस निकाय पे एफ एक्सटर्नल कितना है? 0 है। एफ एक्सटर्नल क्या हुआ? 0 हुआ। एफ एक्सटर्नल 0 होने से अपन कह सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू एम में होता है, तो ए भी 0 हो गया। अब ए 0 होने की वजह से अपन कह सकते हैं कि डी वी बाई डी टी भी क्या होगा? 0 होगा। डी वी बाई डी टी भी क्या होगा? 0 होगा। तो तुम कह सकते हो कि वी तो कांस्टेंट होगा। वी क्या होगा? समझ रहे हो ना? एफ एक्सटर्नल क्या होगा? 0। एफ एक्सटर्नल 0 है। ए क्या होगा? 0, क्योंकि एफ इक्वल्स टू एम है, तो डी बाई डी टी क्या होगा? 0। तो वी क्या होगा? कांस्टेंट। वी क्या होगा? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि किसी भी निकाय पे एफ एक्सटर्नल 0 हो तो उस निकाय का वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। और यदि प्रारंभ में, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं, यदि प्रारंभ में सेंटर ऑफ मास 0 है तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास 0 ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ अपने क्वेश्चन में प्रारंभ में जो है वो स्थिर है, दो व्यक्ति विपरीत बैठे हैं तो प्रारंभ में वी सेंटर ऑफ मास 0, तो वी सेंटर ऑफ मास इनिशियल 0, तो अपन कह सकते हैं कि फाइनल भी तो 0, तो इनिशियल 0 फाइनल 0, तो अपन कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यानी सेंटर ऑफ मास वहाँ का वहीं रहेगा। अब किस तरीके से रहेगा? तो आदमी आगे की तरफ जाएगा तो नाव पीछे की तरफ जाएगी, तो अपने सेंटर ऑफ मास को मैनेज कर लेगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास पहले की लोकेशन पे रहेगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल किसी भी सिस्टम पे 0 हो तो सेंटर ऑफ मास का हल वो ही रहेगा जो पहले था। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है, तो इसका आंसर होगा 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इस क्वेश्चन में देखें, कह रहा है कि किसी स्थिर बिंदु के प्रत्यय किसी समतल में घूर्णन करते हुए पिंड के कोणीय संवेग की दिशा। अब देखिए कोणीय संवेग क्या होता है? एल वेक्टर। एल वेक्टर क्या होता है? अपन जानते हैं कि आर क्रॉस पी होता है, आर क्रॉस पी होता है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो आर वेक्टर इक्वल्स टू कह सकते हैं आर वेक्टर क्रॉस, और इसको लिख सकते हैं एम वी वैक्टर। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है आर क्रॉस वी के अलोंग, यानी अपन कह सकते हैं एम को बाहर ले सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आर क्रॉस बी, आर क्रॉस वी इसका डायरेक्शन बताएगा। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग करते हैं। भाई दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम यूज करते हैं। आपको याद होगा जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते थे, सी वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, तुमने वहाँ पे बोला था कि जो सी वेक्टर होगा वो ए वेक्टर के लंबवत होगा, जो सी वेक्टर होगा वो बी वेक्टर के लंबवत होगा। और तुमने ये भी बोला था कि ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, तो ए क्रॉस बी इसके तल के लंबवत बाहर की ओर आएगा। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि संवेग की दिशा, यानी संवेग की दिशा आर क्रॉस वी, यानी आर के भी लंबवत होगी और वी के भी लंबवत होगी। तो घूर्णन समतल के लंबवत रेखा, घूर्णन समतल के लंबवत रेखा के अनुदिश, कुछ बातें अच्छी लग रही हैं कि ये हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। घूर्णन समतल के 45 पे तो नहीं होगा। त्रिज्या के अनुदिश, देखिए त्रिज्या आर के अनुदिश थोड़ी होगी, नहीं होगी। कक्षा की स्पर्श रेखा, स्पर्शज्या के अनुदिश यानी टेंजेंट के अनुदिश, टेंजेंट के अनुदिश तो वेलोसिटी होती है ना, कि मान लीजिए इस तरीके से ये रेडियस होगा, तो ये क्या होगा? वी होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये तो क्या होगा? इस रेडियस और वी दोनों के ही क्या होगा? लंबवत होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 45 पे नहीं होगा, तो किसके लंबवत? तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि किसी पतली एक समान छड़ का द्रव्यमान कैपिटल एम है, लंबाई कैपिटल एल है, इसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली लंबाई के लंबवत एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई नॉट है। ये अपने को आंसर दिया है कि एक छड़ है, इस छड़ के इस बिंदु से, यानी इसके मध्य बिंदु से और तल के लंबवत जाने वाली एक्स के सापेक्ष आई नॉट दे रखा है, और आई नॉट का मान होता है ml²/12 ये मान दे रखा है। तो छड़ के एक सिरे से गुजरने वाली तथा लंबाई के लंबवत एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो अपने को जो आंसर बताना है ना, वो आंसर बताना है इसके सापेक्ष,
यानी इस वाली एक्सिस के सापेक्ष बताना है। तो इस वाली एक्सिस के सापेक्ष वैसे तो ml²/3 होता है, लेकिन आपको इसी रूप में बताना है तो आप क्या करो, ये ICM और ICM का मान दे रखा है कितना है, I0 है। यहाँ से अपन कहेंगे D का मान कितना आएगा, L/2 आएगा। तो आप क्यों ना ऐसे फॉर्मूला लगाएं कि I बराबर ICM प्लस MD²। तुम कहोगे ICM तो पता है, ml²/12 रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में I0 ही रखा है, तो I0 का I0 प्लस M द्रव्यमान और D की जगह कहोगे L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से उत्तर आ रहा है I0 प्लस ml²/4। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऐसा ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर होगा। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ताकार पथ में घूर्णन करते किसी पहिए पर स्थित बिंदु की ताक्षणिक कोणीय स्थिति समीकरण थीटा से दी जाती है। तो पहिए पर लगने वाले बलागुण का मान शून्य कब होगा, शून्य कब होगा। तो अपन देखते हैं कि टॉक इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आई अल्फा। टॉक इक्वल्स टू आई अल्फा में अपन कहेंगे कि जड़ता अवगुण तो किसी वस्तु का उस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कुछ ना कुछ होगा। तो अल्फा की बात कर लेते हैं कि अल्फा जब 0 होगा तभी तो टॉक 0 होगा। तो अपन कहेंगे कि टॉक 0 तब होगा, टॉक यानी टाउ यानी बलागुण 0 तब होगा जब अल्फा 0 होगा। तो अब अल्फा फाइंड कर लेते हैं। थीटा दिया है, थीटा का फंक्शन लिख लो 2t³ - 6t²। तो थीटा से अपना ओमेगा आएगा। तो ओमेगा क्या होता है, d θ/dt। तो तुम कह सकते हो 6t² - 12t। तुम कह सकते हो ओमेगा से अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा क्या होता है, dω/dt। यानी इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन और करो तो 12t - 12। ठीक है, अब कंडीशन के अनुसार कहेंगे कि अल्फ़ा बराबर 0 रखना है, क्योंकि अपने को देखना है कि बलागुण कब शून्य है। और अपन कह रहे हैं कि बलागुण तो तब शून्य है जब अल्फ़ा 0 है। तो 12t - 12 बराबर 0। तो t बराबर 1 सेकंड आएगा। कैसे आएगा, 12/12 तो 1 सेकंड आ गया। तो अपन कहेंगे कि 1 सेकंड पे अल्फ़ा 0 होगा और 1 सेकंड पे अल्फ़ा 0 होगा, तो वहाँ पे बलागुण भी 0 होगा। तो इस तरीके से ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको अपन ने कंप्लीट करा। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि समान द्रव्यमान यानी मास दोनों का सेम है, समान त्रिज्या के दो बेलनों में एक ठोस है और दूसरा क्या है, खोखला है। दोनों एक ही समय एक ही ऊंचाई पर किसी अनंत तल पर लुढ़काया गया है। दोनों बगैर फिसले लौटनी गति करते हैं। तो दोनों में से कौन तली पर पहले पहुंचेगा। इस तरीके का क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं कि भाई इस पे पहुंचने के लिए दो तरीके अपनाते हैं कि a = g sin θ 1 + k²/r², कि जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस ज़्यादा होंगे तो वो जल्दी से आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होने के लिए ये वाला वैल्यू कम होना चाहिए, यानी जिसका k²/r² कम उसका a ज़्यादा। तो k²/r² किसका, पहले अपन कहते हैं कि एक ठोस है तो ठोस बेलन के लिए, ठोस बेलन का अपन कहते हैं कि उसकी अक्ष के सापेक्ष जो होता है वो कितना होता है, शक्ति के बराबर 1/2। और k²/r² अपन कहेंगे कि भाई किसका, खोखले बेलन का। तो खोखला बेलन जो होता है उसका वलय के बराबर होता है, तो उसका आंसर 1 होगा। तो अपन कहेंगे कि ये कम तो वो ज़्यादा, और ये कम तो वो ज़्यादा, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये जल्दी आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ए किसका ज़्यादा होगा, तो ए ज़्यादा होगा अपना जिसका कम होगा। तो ये किसका ज़्यादा, ठोस बेलन का। ए ठोस बेलन का ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, ए खोखले बेलन के कंपैरिजन में। सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ सही बोल रहा है। तो अपन कहेंगे ए ठोस बेलन का, तो ये पहले आएगा, ये पहले आएगा। तो आंसर आ गया कि पहले कौन आएगा, ठोस बेलन, यानी ठोस बेलन पहले आएगा। ठीक है, अपन कह रहे हैं कि इसमें जो इंक्लाइन प्लेन है वो दोनों के केस में एक ही जैसा है। ठीक है, चलिए इस तरीके से अपन ने पहले भी कर लिया था। टाइम से करना चाहें तो टाइम का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कैपिटल R त्रिज्या और 9m द्रव्यमान की एक डिस्क से r/3 त्रिज्या और कैपिटल M द्रव्यमान की एक छोटी डिस्क सेकेंडरी रूप से काट ली जाती है, तो शेष भाग का जड़ता गुण उसके तल के लंबवत और उसके सेंटर से गुजरने वाली अक्ष के परितः क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिया। चलिए एक बार और कर लेते हैं। अपन कहेंगे कि इस केस में इस तरीके से कोई एक डिस्क है, इस डिस्क से क्या करता है कि एक छोटी डिस्क काटता है, लेकिन इसी तरीके से सेंटर क्या है, यही है, सेकेंडरी रूप से इस तरीके से ये डिस्क काट लेता है। ठीक है, अपने से पूछा है कि शेष भाग का, तो अपन कहते हैं कि फॉर्मूला तो अपना है I शेष बराबर क्या होता है, I संपूर्ण माइनस I
कौन सा जो हटाया है वो। तो आई संपूर्ण के लिए कहेंगे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान तो 9m है। त्रिज्या r का होल स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का होल स्क्वायर बटा 2, ये डिस्क का फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस। अब ये भी ध्यान रखनी होती है कि ये दोनों के दोनों एक ही अक्ष के सापेक्ष लिखने हैं, लेकिन इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि सेकेंडरी बोल रहे हैं तो एक ही है। तो इसका अपन कहेंगे कि सबसे पहले इसका द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान वो भी अपने को प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फाइंड करना पड़ता। तो अपन कह सकते थे इसका द्रव्यमान m हो गया, इसकी त्रिज्या का होल स्क्वायर, तो तुम कह सकते हो इसकी त्रिज्या का होल स्क्वायर होगा r² बटा 9, r² बटा 9 और 2 फॉर्मूले का। तो इसका द्रव्यमान m, त्रिज्या का होल स्क्वायर तो r² बाई 9 अपॉन 2। अब यहाँ पे आई शेष फाइंड कर सकते हैं, तो आई शेष का वैल्यू बताओ, तो तुम कह सकते हो एलसीएम आ जाएगा 18, और 18 एलसीएम आएगा तो तुम कह सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81 mr²। 81 mr² में से यहाँ पे गए mr², तो तुम कह सकते हो कि 80 mr² बटा में 18 ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो ये 40/9 mr² अपना राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। तो इससे अपने को ये पता चलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वैसा सही है, यानी कोई नीट कोई नया कॉन्सेप्ट अपने से नहीं पूछ रहा है, वही घिसे पीटे कॉन्सेप्ट अपने से दोबारा से पूछे जा रहे हैं। तो अपने को इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, यानी प्रीवियस ईयर्स नीट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से और बहुत जल्दी से अपने को आने चाहिए, जिससे अपन क्या कर सकते हैं कि एग्ज़ाम को उतना ही अच्छे से फोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें अपने को 4 स्टेटमेंट दिया है और इनमें से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए अपन कह रहे हैं किसी वस्तु का इसके केस में कह रहा है कि किसी वस्तु का जड़त्व है गुरुत्व के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट देखें पढ़ते हैं। अपन कहते हैं कि वस्तु का गुरुत्व के अंदर वह बिंदु है जहाँ पर वस्तु का भार कार्य करता है। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस अपन ने एक क्वेश्चन के माध्यम से किया था कि सेंटर ऑफ मास वो बिंदु होता है जहाँ पे उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र वो होता है जहाँ पे mg एक्ट करता है। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे मानेंगे जहाँ पे इफेक्टिवली अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे mg एक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है तो अपन कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बी और सी में आ रहा है। ठीक है, आगे की कहानी अपन देखते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या को बहुत अधिक मानने पर किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र संपाती होते हैं। मैंने एक क्वेश्चन में करवाया था कि यदि वस्तु बहुत छोटी है, वस्तु बहुत छोटी है, वस्तु बहुत छोटी है, तो उसके लिए अपन ने देखा था कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी संपाती होते हैं। लेकिन जैसे वस्तु अपन ने देखा था कि 5 किलोमीटर इस तरीके की एक छड़ को देखा था, तो उस केस में अपन ने कहा था कि सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्ट मिडल में था और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, क्योंकि ऊपर जाने पे g का वैल्यू घटता है, यानी g एक समान नहीं है। तो अपन कहते हैं कि g का मान एक समान नहीं होता है, उस केस में सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान के अंदर और गुरुत्व के अंदर संपाती नहीं होते। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत अधिक, तो त्रिज्या मान लेंगे तो g का वैल्यू वहाँ पे सेम नहीं होगा सभी जगह, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता सेम नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि उसमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी संपाती नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अपन कह सकते हैं कि स्टेटमेंट सही में दूसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो दूसरा इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और पहला स्टेटमेंट अपना ट्रू होगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू वाला ऑप्शन बचता है ए की, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। बाकी के स्टेटमेंट 3 और 4 आप चेक कर सकते हैं, बट अपना आंसर इसमें हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, इसके बाद अपन आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखें ध्यान से। कह रहा है कि कैपिटल M द्रव्यमान और स्मॉल r त्रिज्या का एक पतला छल्ला अपनी x के परितः स्थिर कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। इस छल्ले के व्यास के 2 विपरीत सिरों पर समान द्रव्यमान स्मॉल m के 2 पिंडों को हल्के से जोड़ दिया जाता है, तो वलय का नया कोणीय वेग क्या होगा। देखिए 2 डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। ये पहला वाला डायग्राम जिसमें ओनली वलय रोटेट कर रही है, तो जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, त्रिज्या छोटा r है और ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। अब क्या करता है, देखिए धीरे से 2 कण रखता है जिनका द्रव्यमान छोटा m है और व्यास के विपरीत सिरों पे। तो अपन कह सकते हैं कुछ ऐसा सा कि एक यहाँ पे रख दिया,
तो एक यहाँ पे रख दिया, यानी व्यास के विपरीत सिरों पे ये स्मॉल m है तो ये भी स्मॉल m है, ठीक है, व्यास के विपरीत सिरों पर। तो अपन कह सकते हैं इसका कैपिटल M होगा तो इसकी रेडियस r होगी। ये बात अब भी है, लेकिन अब कितने से घूमेगा तो उसको अपन मान लेते हैं ओमेगा डैश। लेकिन अपन कह सकते हैं कि इस केस में जो नियम लगेगा वो ये लगेगा कि टॉर्क एक्सटर्नल यानी धीरे से रखा है तो किसी भी प्रकार का बाह्य बलागुण नहीं है, तो उस केस में कह सकते हैं कोणीय संवेग संरक्षण से L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। प्रारंभिक कोणीय संवेग अपन लिखें तो I ओमेगा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई ओमेगा। और दूसरे केस में कह सकते हैं आई किसका? आई अपने को लिखना पड़ेगा किसका? वलय का, यानी आई वलय का प्लस आई कण का। और कण कितने हैं? 2 कण हैं, तो आई कणों का इंटू ओमेगा डैश। तो पहले रखिए आप, पहले रखेंगे तो कितना होगा वलय का? तो mr², m इंटू r²। r छोटा है तो छोटा ही रखिए आप भी। तो अपन कह सकते हैं कि कैपिटल M इंटू r²। और अपन कह सकते हैं कोणीय वेग कितना है? ओमेगा। आई वलय बताइए, तो आई वलय का तो अब भी m इंटू r² ही होगा। कण के लिए अपन 2 कण ले रहे हैं तो एक कण का m इंटू कितनी दूरी पे? r²। तो आई इक्वल्स टू mr²। m कितना है? ये रहा m, कितनी दूरी पे? r। तो mr² एक का, तो 2 का कितना होगा? 2mr²। तो ओमेगा डैश तुम कह सकते हो। अब इसको सॉल्व करें तो r² से r² सब कैंसिल आउट हो गए, और ओमेगा डैश का वैल्यू आ रहा है कैपिटल M इंटू ओमेगा अपॉन कैपिटल M प्लस 2m। ये अपना राइट आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन अपन कहें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था जो अपन ने कर दिया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कह रहे हैं कि जड़त्व आघूर्ण IT की एक वर्ताकार डिस्क अपनी सममित अक्ष के प्रत्येक स्थिर कोणीय वेग ओमेगा I से क्षैतिज तल में घूर्णन कर रही है। एक दूसरी डिस्क है जिसका जड़त्व आघूर्ण IB है को इस डिस्क पर रख दिया जाता है। प्रारंभ में दूसरी डिस्क है उसकी कोणीय चाल 0 है, और बाद में दोनों डिस्क एक साथ स्थिर कोणीय चाल ओमेगा फाइनल से घूर्णन करने लगती है। लेकिन कह रहा है कि प्रारंभ में घूर्णन करती हुई डिस्क के घर्षण के कारण नष्ट हुई ऊर्जा कितनी है। तो अपन ने लिखा था कि जब कोई एक डिस्क हो तो उसका प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, और एक दूसरी डिस्क जिसका कोणीय वेग ओमेगा 2 और जड़त्व आघूर्ण I2 हो, तो उसमें अपन ने काइनेटिक एनर्जी का लॉस का फॉर्मूला डेराइव करा था 1/2 I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ये अपन ने डेराइव कर लिया था। अब यहाँ पे अपन इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे, तो डेल्टा K इक्वल्स टू 1/2 I1 का वैल्यू अपन कह सकते हैं कि पहले वाली चक्ति का, तो अपन कह सकते हैं IT है, दूसरी का कितना है तो IB है, अपॉन IT प्लस IB लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ओमेगा पहले का बताएं तो ओमेगा I है और दूसरे का 0 है का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है डेल्टा K इक्वल्स टू IT इंटू IB डिवाइड बाय IT प्लस IB, ठीक है। तो यहाँ से अपना आंसर आ रहा है ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन अपने को देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4th। ऑप्शन नंबर 4th अपना करेक्ट आंसर होगा। देखिए डेरिवेशन करते तो वैसे ही होता, लेकिन अपन कह सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ क्योंकि वो बाद में आया था, ये पहले आ गया। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होते हैं तो वो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं कि 2 कण प्रारंभ में विरामावस्था में, 2 कण प्रारंभ में क्या है? विरामावस्था में आंतरिक आकर्षण के कारण एक दूसरे की ओर गति करते हैं। यदि किसी क्षण उनकी चाल v तथा 2v है तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल होगी। देखिए द्रव्यमान केंद्र की जैसे अपन ने नाव वाला और व्यक्ति वाला किया था, तो उसमें भी पूछा था कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, तो अपन कहेंगे द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहता, और निकाय के द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन अपन ने वहाँ पे 0 लिखा था। क्या ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वैलिड है? तो देखें स्टार्टिंग में क्या बोला है कि आंतरिक आकर्षण, आंतरिक आकर्षण अपन जानते हैं कि आंतरिक जो आकर्षण होते हैं वो कैसे लगते हैं कि एक वस्तु पे ऐसे एक्ट करते हैं तो उसी वस्तु पे यानी उसी के दूसरे कण पे अपन कह सकते हैं ऐसे एक्ट करते हैं। अपन कहते हैं कि जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति जैसे चलने की कोशिश करता है तो प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, तो प्लेटफॉर्म व्यक्ति पे आगे की तरफ लगाते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि फोर्स क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, और मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। तो अपन कह सकते हैं इनका जो F नेट आएगा उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो इस केस में कह सकते हैं कि F एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है? 0 हो गया। उसके बाद अपन कह सकते हैं F एक्सटर्नल 0 होने से
ए क्या हो जाता है 0। ए 0 होने से अपन कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है कांस्टेंट है। तो अपन कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास जैसे पहले था वो बाद में भी वैसे रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास यानी दोनों कण प्रारंभ में विरामावस्था में है, तो मैं कह सकता हूँ बाद में भी तो विरामावस्था में होता है। वे सेंटर ऑफ मास इनिशियल 0, तो अपन कह सकते हैं कि वी सेंटर ऑफ मास फाइनल भी 0, यानी फाइनल का आंसर भी 0 आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि निकाय का द्रव्यमान के अंदर की चाल क्या होगी, द्रव्यमान के अंदर की चाल 0 होगी। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या करा है कि 2020 से लेके 2010 तक नीट और AIPMT में घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन के जितने भी क्वेश्चन आए उनको कंप्लीट किया। इनमें नोटिस करने वाली बात यह है कि 2020 का क्वेश्चन अपन देखेंगे तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं नीट या AIPMT में पहले पूछा जा चुका है। 19 का देखेंगे वो भी पूछा जा चुका है। तो अपन कह सकते हैं कि अपने को क्या समझना है, अपने को ये समझना है कि पिछले सालों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनको बड़े गौर से सीखिए। तो आने वाले ईयर्स में जो भी पेपर आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, और ऐसे ही आएंगे तो अपने को क्या है कि डायरेक्ट हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने कर रखे हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप ढंग से कीजिए, और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सही एग्जाम में करने वाले हैं। थैंक यू।